बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 26 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडीकैट 2021। बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम यूनिट नंबर 7 दैट इज डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स या किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर के अंदर हम इस यूनिट को कंप्लीट कर दें एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएमसी ने इस साल 2021 के लिए जो सिलेबस कंटेंट प्रपोज किया है इस किंगडम एनिमेलिया से, आप देख रहे हैं कि उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट इन्होंने यहां पर रेज किया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, यानी इसके अंदर हमने एनिमल फाइला की कैरेक्टरिस्टिक्स को बुनियादी तौर पर कवर करना है। और इसके देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इन्होंने डिमांड किए हैं वो क्या है कि डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स। तो याद रखो कि इसमें आपको पूरा चैप्टर कवर करने की हरगिज जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हम इस चैप्टर से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ही अहम है। आप अगर इस पूरे लेक्चर के ऊपर फोकस कर लें, इसके ऊपर कंसंट्रेट कर लें, तो आप यकीन करें कि आप इस एक लेक्चर से, इस लेक्चर से निकलने वाले, इस चैप्टर से निकलने वाले किसी भी एमसीक्यू को आप इंशाल्लाह सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि यहां से जो एमसीक्यूज आएंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं कि वो किस जगह से आएंगे, तो इस वजह से आपने इस पूरे लेक्चर पर बहुत ध्यान से फोकस करना है। तो आइए हम लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। हमारे आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने जाहिर है कि पीएमसी कंटेंट्स के हवाले से डिस्कस करना है, लेकिन हमने जिस तरतीब से आज के लेक्चर में चीजों को कवर करना, उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि एनिमल्स होते क्या हैं या हाउ एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से हम एनिमल्स का कॉन्सेप्ट पहले कवर करेंगे और उसके बाद फिर एक ओवरव्यू आपको एनिमल किंगडम का प्रोवाइड करेंगे और एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स को किस बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता है, तो वो जो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं ये बड़े अहम है। इससे पूरी एनिमल किंगडम का एक ओवरव्यू हमारे सामने आने वाला है। तो इस वजह से हम इन ओवरव्यू ऑफ किंगडम एनिमेलिया कवर करेंगे और उसके बाद फिर आखिर में हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स के ऊपर बात करेंगे। जब हम ये ओवरव्यू ऑफ किंगडम एनिमेलिया हासिल कर लेंगे तो आप यकीन करें कि आप हर एक फाइलम की कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स से वाकिफ हो चुके होंगे और इंशाल्लाह जो एमडीकैट में एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वो इजीली आपके इस लेक्चर से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको दोबारा ताकीद कर रहा हूं कि आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस पूरी वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन अराइज हो और जिन जिन चीजों के मुतालिक आपको बताया जाए उससे आप फेमिलियर हो सकें। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनिमल बेसिकली कहते किसको हैं। याद रखो बच्चों के ये जो वर्ड एनिमल है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव है और वो वर्ड है एनीमा, और एनीमा का मतलब क्या होता है, ब्रेथ या सोल। तो ये अक्सर एमसीक्यू में एनिमल का ये जो डेरिवेशन है ये पूछी जाती है कि फ्रॉम विच लैटिन वर्ड द वर्ड एनिमल हैज बीन ड्राइव। तो एनीमा वर्ड आपने याद रखना है और इसका मीनिंग क्या होता है। लिटरली वर्ड एनिमल मीन्स ब्रेथ या सोल, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो यहां से बनने वाला एमसीक्यू आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एन एनिमल। आप एनिमल किसको कहेंगे, एनिमल कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस सिलसिले में आप याद रखें कि एक एनिमल लाजमी तौर पर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, मल्टी सेलुलर। हालांकि पुराने जमाने में जो क्लासिफिकेशन फॉलो की जाती थी उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल किंगडम के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड थे। उसमें एक ग्रुप को प्रोटोजोआ कहा जाता था और दूसरे ग्रुप को मेटाजोआ कहा जाता था। मेटाजोआ असल में मल्टी सेलुलर एनिमल्स पर मुश्तमिल ग्रुप था और जबकि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स पर मुश्तमिल ग्रुप था। लेकिन आप याद रखिए कि प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया से एक्सक्लूड कर दिया गया। किस बुनियाद पर एक्सक्लूड किया गया, तो ये आपने फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर
किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ा होगा और उसके अंदर आपको प्रोटोजोआ के मुतालिक ये बताया गया होगा कि बेस्ड अपॉन इट्स यूनिसेलुलरिटी प्रोटोजोन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया। तो आपने ये यूनिसेलुलरिटी वाला फीचर याद रखना है जिसकी बुनियाद पर प्रोटोजोआ को निकाला गया था। अगरचे अब ये प्रोटोजोआ ये किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर इंक्लूडेड है और किंगडम प्रोटेस्टा ये पीएमसी के 2021 के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको ये कुछ बेसिक जो बातें हैं वो जरूर पता होनी चाहिए। बेशक वो प्रोटेस्टा आपने पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको ये जो यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट हैं, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, इनका ये एनिमल्स के साथ रिलेशन जरूर पता हो कि हाउ दे आर रिलेटेड विद एनिमल्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो प्रोटोजोन्स इनको पहले एनिमल किंगडम में क्लासिफाई किया जाता था, लेकिन अब इनको किंगडम प्रोटेस्टा में शामिल कर दिया हुआ है। और किस बुनियाद पर इनको एनिमल किंगडम से निकाला गया, तो आपने ये रीजन ऑफ एक्सक्लूजन यहां पे जरूर याद रखना है कि बेस्ड अपॉन देयर यूनिसेलुलर सेल स्ट्रक्चर या बेस्ड अपॉन देयर यूनिसेलुलरिटी दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया। और इस वक्त ये जो एनिमल किंगडम है इसके अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया हुआ है वो सारे के सारे मेटाजोन्स हैं, यानी वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस वजह से अब हम एनिमल्स को डिफाइन करते हुए ये कह सकते हैं कि एन एनिमल इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकंड थिंग इज दैट एन एनिमल इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका यूकैरियोटिक टाइप का सेल स्ट्रक्चर होगा, एक मल्टी सेलुलर होगा, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर रखने वाला ये ऑर्गेनिज्म होगा। अब देखो ये दो कैरेक्टर्स जो आपने एनिमल्स के अंदर देखे, आपको ये दो कैरेक्टर्स प्लांट्स के अंदर भी मिलेंगे, आपको ये दोनों कैरेक्टर फंजाई के अंदर भी मिलेंगे, आपको ये दोनों कैरेक्टर एल्जी के अंदर भी मिलेंगे। तो कई एक ऑर्गेनिजम्स में आपको ये दोनों कैरेक्टर जरूर नजर आते हैं। लेकिन यहां पर अब जो तीसरा पॉइंट हम रेज कर रहे हैं वो एनिमल्स को मजीद स्पेसिफाई करने वाला है, और वो क्या कि दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होगी, इनके सेल के बाहर सिर्फ आउटर बाउंड्री इनकी सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी। दे लैक प्लास्टिड्स भी नहीं होंगे, यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह इनमें कुछ नहीं होगा। और लार्ज साइज वैक्यूल जो कि प्लांट सेल की ये खसूसियत है वो फीचर भी यहां पर एब्सेंट है। तो अब आप देखिए कि ये तीन कैरेक्टर्स जो अब तक आपको मैंने एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि एन एनिमल इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सिंस these two characteristics are also found in other group of organism, इस वजह से इनको हम specific characters of animals नहीं कह सकते। लेकिन ये जो अब हमने तीसरा कैरेक्टर यहां पर पॉइंट आउट किया है कि दे लैक सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज साइज वैक्यूल, सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्पेसिफिक टू एनिमल्स, इससे ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एंड दे आल्सो पजेस सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगरचे सेंट्रियोल आपको कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जैसे आपने स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड प्रोटेस्टा के अंदर पढ़े होंगे, ये फंजाई लाइक प्रोटेस्ट होते हैं, या इनको पुरानी क्लासिफिकेशन के मुताबिक लोअर प्लांट्स भी कहा जाता था। तो इनके अंदर भी ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेंट्रियोल्स वैसे ये एनिमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस तरह से आप देखो कि ये सेंट्रियोल्स इनके पास मौजूद हैं एंड दे आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। अगेन इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक है। तो आप इस तरह से इन पांचों कैरेक्टर्स की बुनियाद पर एनिमल को डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज साइज के वैक्यूल्स नहीं होंगे, और जिनके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे, और ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होंगे, यानी पहले ये ऑर्गेनिक मैटर को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेंगे और विद इन द बॉडी फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट फिर बॉडी के अंदर यूटिलाइज होने के बाद जो उसकी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगी उसको बॉडी से बाहर इंजेस्ट कर देंगे। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को एनिमल्स कहा जाता है। यहां पर देखो आपसे एमसीक्यू में कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल्स आर आल्सो फाउंड इन अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलरिटी मैंने आपको बताया कि ये भी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ये भी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। लेकिन यहां पर जो हम ये सेल वॉल का एब्सेंस, प्लास्टिड का एब्सेंस और लार्ज साइज वैक्यूल का एब्सेंस इंडिकेट कर रहे हैं, ये एनिमल्स की स्पेसिफिक कैरेक्टर
स्टिक हो जाएगी। और फिर इसी तरह से आप ये सेंट्रियोल्स देख रहे हैं, ये स्लाइम मोड और वाटर मोड के अलावा सिर्फ ये एनिमल्स में ही मौजूद हैं। और फिर इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगेन इट इज वेरी मच स्पेसिफिक करेक्टर। यहां पर इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज कॉमन बिटवीन स्लाइम मोल्ड एंड द एनिमल्स। तो एनिमल्स और स्लाइम मोल्ड के दरमियान अगर हम कॉमन करेक्टर को फाइंड आउट करें तो दोनों के अंदर सेंट्रियोल्स का मौजूद होना ये कॉमन करेक्टर हो सकता है। तो यूं कई पॉइंट ऑफ व्यू से इन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिहाजा आपने ये एनिमल्स की जो बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स है उनको माइंड में जरूर रखना है। अच्छा, तो एनिमल का हमें आइडिया हो गया कि व्हाट आर एनिमल्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अभी हमने जिक्र किया कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं ना, तो मल्टी सेलुलरिटी आपको और कौन कौन सी किंगडम्स में नजर आएगी? अगर आपसे किसी सवाल में पूछा जाए कि मल्टी सेलुलर सेल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, तो आप याद रखो कि मल्टी सेलुलरिटी ना सिर्फ आपको एनिमल्स में मिलेगी बल्कि प्लांट्स में भी मल्टी सेलुलरिटी मिलती है, आपको फंजाई में भी मल्टी सेलुलरिटी मिलेगी, आपको इवन ये जो मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर भी मल्टी सेलुलरिटी मिलेगी, प्रोटिस्ट के अंदर भी मल्टी सेलुलरिटी मिलेगी। आप हैरान होंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे? तो बेटा ये जो साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे, साइनोबैक्टीरिया मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। एकाइन एक्टिनोमाइसीट एक और मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया का ग्रुप है। तो मल्टी सेलुलरिटी इज फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन अभी आप मुलाहिजा करेंगे कि मल्टी सेलुलरिटी की जो कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल्स में मौजूद है वो किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मौजूद नहीं होगी। यानी यहां पर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको नजर आएगा। जैसे एनिमल्स ऑल्सो शो, यहां पर हम एक और करेक्टर को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि दे ऑल्सो शो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी एनिमल्स ये वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम आपने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यकीनन पढ़े होंगे, मिसाल के तौर पर जिसे सबसे पहले एटॉमिक या फिर सब एटॉमिक लेवल होता है और उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद फिर ऑर्गेनल एंड सेल लेवल यहां पे कंसीडर किया जाता है और फिर उसके बाद टिश्यू लेवल और टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन लेवल। तो आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक तो प्लांट्स में लेवल्स नजर आते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम यानी इसमें ऑर्गन्स किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए, किसी खास टारगेट को अचीव करने के लिए एक सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये ऑर्गन सिस्टम्स आपको सिर्फ एनिमल्स में मिलेंगे, बाकी किसी और ग्रुप के अंदर नजर नहीं आएंगे। तो इस पॉइंट को भी आपने एनिमल्स के लिहाज से याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको एनिमल्स के अंदर नजर आती है वो आपको दूसरे किसी और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह से नजर नहीं आएगी। लेकिन यहां पर केयरफुल रहिएगा कि सारे के सारे एनिमल्स ऐसे नहीं है कि उनके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नजर आए, बल्कि आप अगर ये एनिमल्स की इस तरह फाइलेटिक लिनिएज देखें, फाइलेटिक लिनिएज का मतलब है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये आप इनकी फाइलेटिक लिनिएज मुलाहिजा कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स की ये जो फाइलेटिक लिनिएज है, तो इस फाइलेटिक लिनिएज को असल में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो अगर आप इनकी ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मुलाहिजा करें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हमें ये नजर आएगा कि एनिमल्स के जो लोअर ग्रुप्स हैं उनके अंदर अगरचे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे आप ये सबसे बॉटम के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मुलाहिजा कर रहे हैं, पॉरीफेरा, ये सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। तो यहां पर आपको सेल्स के डिसऑर्गेनाइज ग्रुप्स मिलेंगे, कोई वेल डेवलप ऑर्गेनाइज ग्रुप्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये जो निडेरिया ग्रुप है इसमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। यहां पर थोड़े से वेल स्टैब्लिश्ड टिश्यूज मिलते हैं और कुछ हद तक यहां पर टिश्यूज से ऑर्गन्स भी बने हुए होते हैं। लेकिन आपको फिर ये जो
प्रॉपर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये ऊपर नजर आएगा। ये आपको जो लेयर नजर आ रही है इसके अंदर जितने भी एनिमल के ग्रुप्स मेंशन है तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। और बिल्कुल ऊपर टॉप पे चले जाएं तो यहां पर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रोमिनेंटली नजर आएगी। तो मैंने आपसे अभी जो जिक्र किया था कि एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, लेकिन आपने अभी ये ऑब्जर्व किया कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एनिमल्स का अगरचे फीचर है, लेकिन तमाम एनिमल्स लाजमी तौर पर ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें एक और बात का भी इदराक हो रहा है कि यहां पे इस तरह के एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं कि जैसे ये जो आपको कैरेक्टर्स बताएं तो पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज फाउंड इन ऑल एनिमल्स। तो ऑल एनिमल्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर, ऑल एनिमल्स मस्ट हैव यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ऑल एनिमल्स मस्ट लैक सेल वॉल, plastids and large vacuoles, all animals must possess centrioles, और all animals must be ingestive heterotrophs। लेकिन all animals do not show organ system level of organization। Keep in your mind, ये पहले वाले जो ऑप्शंस थे ये तमाम एनिमल्स में यकसा तौर पर मौजूद होंगे, लेकिन ये जो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये तमाम एनिमल्स के अंदर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। अच्छा बच्चों, तो अब हम ये जो यहाँ पर आपको फाइलेटिक लिनिएज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई है, इसको हमने याद कैसे रखना है। देखो यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि आप ये इस तरह का एक ट्री सा ये इन तमाम एनिमल्स का कैसे याद करेंगे। देखो इसके याद करने का तरीका ये है कि हमने यहाँ पर एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को कवर करना है। तो जब आपको वो एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया पता होंगे और हर एक क्राइटेरियन की बेसिस के ऊपर एनिमल को कौन से ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, तो इससे फिर आपको ये जो फाइलेटिक लिनिएज है ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। जैसे आप देखिए कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो ओवरऑल एनिमल्स हैं प्राइमरली दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप का नाम है पैराजोआ और दूसरे ग्रुप का नाम है मेटाजोआ। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस वक्त जो एनिमल किंगडम के अंदर मेंबर्स मौजूद हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, लिहाजा उनको आप मेटाजोआ कहेंगे। तो ये असल में मेटाजोआ हैं और ये मेटाजोआ प्राइमरली डिवाइड किए जाते हैं इनटू टू ग्रुप्स, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। अच्छा, जहां तक इनकी एवोल्यूशन का ताल्लुक है कि ये एनिमल्स या मेटाजोन्स ये कहां से इवॉल्व हुए हैं, तो आप इनकी एवोल्यूशन के हवाले से ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि तमाम साइंटिस्ट, तमाम जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स को स्टडी करने वाले लोग होते हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एनिमल्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्ट। इनका एंसेस्टर दरअसल प्रोटिस्ट है, दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्ट एंसेस्टर। लेकिन किस ग्रुप, प्रोटिस्ट के किस ग्रुप से ये इवॉल्व हुए हैं, दिस इज नॉट क्लियर। यानी ये प्रोटिस्ट से इवॉल्व जरूर हुए, बट फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्ट दिस इज टोटली अनक्लियर। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में इनकी एवोल्यूशन पूछी जाए तो उसमें आपने प्रोटिस्ट को इनके एंसेस्टर्स कंसिडर करना है, लेकिन अगर बीच में कोई प्रोटिस्ट का पर्टिकुलर ग्रुप मेंशन्ड है तो आपने थोड़ा सा मोहतात हो जाना है, क्योंकि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट मेंशन नहीं है, वो क्लियर नहीं है। तो इस वजह से अगर किसी क्वेश्चन में यूं ऑप्शंस के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोटिस्ट का ग्रुप मेंशन्ड है और आपसे एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स पूछा जा रहा है तो आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पिक नहीं करना। लेकिन ओवरऑल अगर एंसेस्टर्स गिवन हो तो आप एंसेस्टर, ओवरऑल प्रोटिस्ट अगर गिवन हो तो आप प्रोटिस्ट को एज एंसेस्टर कंसिडर करते हुए इस ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आप देखिए कि ये जो प्रोटोजोन उनको तो हमने निकाल दिया, प्रोटोजोन्स के अलावा बाकी सारे मेटाजोन्स हैं और इन मेटाजोन्स को हम अगर क्लासिफाई करें तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं पैराजोआ और यूमेटाजोआ में। देखो एनिमल जो है ना ये किंगडम है, एनिमल बेसिकली टेक्सोनॉमिकली अगर देखा जाए तो टेक्सोनॉमिक हिरारिकी के अंदर इसका स्टेटस क्या है। हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है हिरारिकी। हिरारिकी का मतलब क्या होता है, हिरारिकी यानी जो शिजरा नसब है। जैसे क्लासिफिकेशन हम करते हैं ना जब ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा ग्रुप बनाते हैं, मिसाल के तौर पर किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप, और फिर उस किंगडम के अंदर आप फर्दर ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। तो किंगडम के अंदर फिर आमतौर पर तो डिवीजन या फाइला आते हैं, और डिवीजन या फाइला के बाद फिर इसी तरह से क्लासेस आती हैं, और क्लासेस के बाद फिर इसी तरह से ऑर्डर्स,
और फिर यूं करते करते आप जीनस और फिर स्पीशी तक पहुंच जाएंगे। तो इस पूरे सीक्वेंस को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो अगर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम एनिमल्स का स्टेटस देखें तो आपने एनिमल्स का स्टेटस एज किंगडम याद रखना है। लेकिन अब इस किंगडम को फर्दर जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं प्राइमरली, तो ये पैराजोआ और यूमेटाजोआ जो दो ग्रुप्स हमने इसमें से बनाए, ये दोनों ग्रुप्स टैक्सोनॉमिकली क्या कहलाते हैं, तो आपने इनका भी ये टैक्सोनॉमिक स्टेटस याद रखना है कि इनको सब किंगडम्स का स्टेटस हासिल है, सब किंगडम। ठीक है, वैसे तो किंगडम के अंदर डिवीजन या फाइला इंक्लूड होते हैं, लेकिन सम टाइम किंगडम को मजीद छोटे किंगडम्स में यानी छोटे बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और वो ग्रुप्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सब किंगडम। और फिर सब किंगडम के अंदर फिर आगे फर्दर आप इसी तरह की कुछ एक्सेप्शनल क्लासिफिकेशन मुलाहिजा करेंगे। बहरहाल हम यहां पर ये देखते हैं कि ये जो पहली क्लासिफिकेशन आपने ऑब्जर्व की कि एनिमल्स को पैराजोआ और यूमेटाजोआ में क्लासिफाई किया जा रहा है, तो किस बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन की जा रही है। This is actually the first classification of animals. This classification is actually based upon presence or absence of टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन एंड सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन और सिस्टम के अंदर जो इनकी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद है या नहीं। एंड सेकंड थिंग इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बॉडी सिमेट्री। तो हम ये जितने भी प्रोटेस्ट एंसेस्टर से एनिमल्स इवॉल्व हुए थे उनको हम यू प्राइमरली क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ बेस्ड अपॉन दीज टू फीचर्स। तो अब आप देखो कि ये जो पैराजोन्स होंगे इनमें ये फीचर किस तरह से हैं और यूमेटाजोन्स में ये फीचर्स किस तरह से हैं। तो पैराजोआ आप देख रहे हैं कि इन दीज एनिमल्स द सेल्स डिमॉन्स्ट्रेट डिवीजन ऑफ लेबर बट आर नॉट स्ट्रांगली एसोसिएटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक कलेक्टिव फंक्शन एज परफॉर्म बाय टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट दे डू नॉट हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन एंड सिस्टम। But on the other hand, in Eumetazoa, आप देखेंगे कि in these animals, similar cells are grouped together into highly coordinated units called tissue. The tissues are assembled into the larger functional units called the organs, and then the different organ operate together as organ system. So आपको इस तरह का ये जो sequence है इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूमेटाजोआ में तो मिलेगा, लेकिन पैराजोआ ये इस ऑर्गेनाइजेशन से महरूम है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पैराजोन्स डू नॉट हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन एंड सिस्टम्स, बट यूमेटाजोन्स जनरली हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन एंड सिस्टम। और सेकंड हमने यहां पर पॉइंट रेज किया था कि बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी सिमेट्री, तो आप देखेंगे कि पैराजोन्स दे हैव एसिमेट्रिकल बॉडी। यानी इसका मतलब है कि देयर बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होगी, यानी इनकी बॉडी इररेगुलर इन शेप है, इसको आप टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो यूमेटाजोन्स होते हैं इनकी बॉडी रेगुलर होती है, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो इसका मतलब है कि यूमेटाजोन्स की बॉडी साइमेट्रिकल होगी। तो दूसरे करैक्टर की बुनियाद पर पैराजोआ इनको एसिमेट्रिकल माना जाएगा, इनमें बॉडी सिमेट्री लैक करती है, बट यूमेटाजोन्स आर सपोज टू बी सिमेट्रिकल एनिमल्स, इनके अंदर बॉडी सिमेट्री मौजूद है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो एनिमल्स थे इनको हमने प्राइमरली ये दो सब किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, एक पैराजोआ और दूसरा यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ में सिर्फ एक ही फाइलम इंक्लूडेड है, इस फाइलम का आप नाम याद कर लीजिए, दिस फाइलम इज फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा को कॉमनली स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। अभी हम जितने भी फाइला एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपने इनके कॉमन नेम्स को जरूर याद रखना है। तो इनको कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। तो ये स्पॉन्जेस या पोरीफेरेंस ये एनिमल किंगडम में इस वक्त लोएस्ट स्टेटस रखते हैं। ठीक है, अगर आपसे यहां पर कोई एमसीक्यू पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सपोज्ड टू बी द लोएस्ट इन एनिमल किंगडम एट प्रेजेंट, तो लोएस्ट आपने ये पोरीफेरेंस को इंक्लूड करना है। ठीक है, जबकि प्रोटोजोआ आप याद रखो कि अगरचे प्रोटोजोन्स आर लोअर देन दीज organisms, but protozoans are not supposed to be animals nowadays. They are actually animal like protist, they are not true animals. लिहाजा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि which of the following are the lowest animals, तो आपने बेशक वहां पर ऑप्शंस में प्रोटोजोआ गिवन है, आपने प्रोटोजोआ देखकर एक्साइटेड नहीं हो जाना कि ये लोएस्ट है। तो लोएस्ट आपने ये पोरीफेरा या स्पॉन्जेस को कंसिडर करना है।
तो ये पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस के मुतालिक देखो आपको कुछ बुनियादी कैरेक्टर्स का आइडिया हो गया। नंबर 1 के ये तो एनिमल किंगडम में लोएस्ट हैं। सेकंड थिंग देखो क्या पॉरीफेरेंस में या स्पॉन्जेस के अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन एंड सिस्टम मौजूद है, तो ऑब्वियसली नहीं है, हमने पढ़ लिया अभी। और इसी तरह से क्या स्पॉन्जेस की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। स्पॉन्जेस की बॉडी इरेगुलर इन शेप है, एसिमेट्रिकल है। तो इस तरह से ये पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस के मुतालिक ये 2 हमें बातों का अंदाजा हो चुका है। ठीक है, अभी हम आगे चलकर तमाम एनिमल फाइला की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करेंगे, वहां पर हम कुछ और इसकी खास कैरेक्टर्स को उजागर करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने ये याद रखना है कि स्पॉन्जेस एनिमल किंगडम में लोएस्ट पोजीशन पर मौजूद हैं और इनकी बॉडी में आपको टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हुए नजर नहीं आएंगे ऑर्गन सिस्टम में। और तीसरा, यहां पर बॉडी बिल्कुल इरेगुलर शेप की होगी व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब बाकी जितनी भी एनिमल किंगडम है वो यूमेटाजोआ से बिलोंग करती है। यहां पर देखो एक एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाएगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू द यूमेटाजोआ एक्सेप्ट, तो एक्सेप्शन आपने ये पैराजोआ को देनी है या फिर एक्सेप्शन आपने स्पॉन्जेस को देनी है। ठीक है, तो स्पॉन्जेस के अलावा बाकी जितने भी एनिमल्स हैं तो वो सारे यूमेटाजोआ में इंक्लूडेड हैं। यहां पर मैं आपको एक और चीज के हवाले से मोहतात करता चलूं कि आपको हर एक फाइलम को थॉरोली पढ़ने की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन आपने हर एक फाइलम के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के नाम जरूर याद रखने। यानी आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि पॉरीफेरा में कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। तो बुक के अंदर हर एक फाइलम में जितने भी एनिमल्स के नाम दिए हुए उनको आपने निकाल कर जरूर याद कर लेना है, ताकि अगर यह सवाल इस तरह का पूछा जाए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू द यूमेटाजोआ एक्सेप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि विच वन इज द पॉरीफेरन या विच वन इज द स्पॉन्जेस, विच वन बिलोंग्स टू स्पॉन्जेस। तो इस तरह ये क्वेश्चन यहां पे बनता है, तो आपने एनिमल्स के नाम जरूर याद करने हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब ये जो यूमेटाजोआ हमने फर्दर आगे ऑब्जर्व किए, बाकी सारी एनिमल किंगडम यूमेटाजोआ से बिलोंग करती है और इसको आप देख रहे हैं कि मजीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ इसको रेडिएटा और बाइलेटेरिया में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये दोनों कहलाते हैं ग्रेड्स। और दूसरी तरफ यहीं पर हम एक और क्लासिफिकेशन भी इनकी पॉइंट आउट करेंगे, यानी इसी यूमेटाजोआ को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वन ऑफ देम आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एक को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा और दूसरे ग्रुप को कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक दरअसल यहां पर ये 2 डिफरेंट क्राइटेरिया की बुनियाद पर यूमेटाजोआ को क्लासिफाई किया जा रहा है। एक केस में हम इसको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड करेंगे और एक दूसरे केस में हम इसको रेडिएटा और बाइलेटेरिया में डिवाइड करेंगे। लेकिन इन दोनों क्लासिफिकेशन में आपको कुछ करस्पॉन्डेंस नजर आती है, यानी रिलेशनशिप नजर आती है। मिसाल के तौर पर जो डिप्लोब्लास्टिक हैं एक्चुअली दे बिलोंग टू द रेडिएटा ग्रुप और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे वो बाइलेटेरिया ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बुनियाद पर की जा रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। इससे पहले मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताई थी उसमें प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ बॉडी सिमेट्री का जिक्र किया था। यहां पर जहन नशीन कर लें कि हम टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री की बुनियाद पर यूमेटाजोआ को रेडिएटा और बाइलेटेरिया में क्लासिफाई किया जा रहा है। देखो यहां से मुख्तलिफ अंदाज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो किस तरह से, मिसाल के तौर पर जैसे रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया आर 2 ग्रुप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो यूमेटाजोआ के ये 2 ग्रुप्स हैं। या इसको यूं पूछा जा सकता है कि यूमेटाजोआ आर डिवाइडेड इनटू रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ, तो वहां पर आपको ये बेसिस बतानी होगी कि किस बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, तो अब आप इनके मजीद फीचर्स देखिए कि ये जो रेडिएटा ग्रुप के एनिमल्स होते हैं, रेडिएटा ग्रुप के एनिमल्स एक्चुअली इनकी बॉडी सिमेट्री होती तो है, यानी ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड तो किए जा सकते हैं, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि आप इनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम मोर देन 1 प्लेन। ठीक है, मोर देन 1 प्लेन से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स, मोर देन 1 प्लेन। लेकिन शर्त यह है कि वो जो कटिंग प्लेन है जिसके जरिए हम इसको काट रहे हैं, तो दैट प्लेन मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी।
यानी ऐसा नहीं है कि आप यूं इस तरह साइड से इसको यूं कट करें तो आप इमेजिन करें कि टू इक्वल हाफ्स बनने चाहिए और अगर नहीं बने तो ये फिर एसिमेट्रिकल हो गया। नो, ऐसे नहीं। यानी इसमें जो हम प्लेन, जिस प्लेन में कट कर रहे हैं, दैट प्लेन मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से अगर मोर देन वन प्लेन से किसी भी एनिमल की बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना पॉसिबल है तो ऐसी बॉडी सिमेट्री को कहा जाएगा रेडियल सिमेट्री। सो ये दरअसल रेडियल सिमेट्री कहलाती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैसी सिमेट्री है? इन विच द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम मोर देन वन प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। लेकिन यहां पर एक और शर्त भी है। वो शर्त क्या है कि दोज प्लेन्स मस्ट पास थ्रू द सेंटर एज वेल एज दोज प्लेन्स मस्ट बी वर्टिकल। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी एनिमल को यूं हॉरिजॉन्टली मोर देन वन इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोर देन वन प्लेन में टू इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो प्लेन्स हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन है तो तब भी आप उसको रेडियली सिमेट्रिकल कहेंगे। नो, आपने ये याद रखना है कि इन रेडियल सिमेट्री planes are more than one and those planes must be vertical and they must pass through the center of the body। तो ये radial symmetry की characteristics हैं। On the other hand, bilateria they show bilateral symmetry, bilateral symmetry ये show करते हैं। अब ये जो bilateral symmetry होगी, ये कैसी symmetry होगी? This is the symmetry in which the body of an animal can be divided into two equal halves, but फ्रॉम ओनली वन प्लेन। ये मोर देन वन प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और यहां पर भी शर्त यह है कि दैट प्लेन मस्ट बी वर्टिकल एंड इट मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर आप ये एनिमल देख रहे हैं तो इसमें आपको ये जो मीडियन प्लेन नजर आ रहा है जिसमें एनिमल के बिल्कुल सेंटर से यूं इस तरह से लाइन ड्रॉ की हुई है, दिस इज द मीडियन प्लेन बाय विच द एनिमल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप किसी और प्लेन से इसको कट करते हैं, मिसाल के तौर पर इस वक्त आपको ये एक और प्लेन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन में आपको ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड यूं सेपरेट होती हुई नजर आ रही है, बट द डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ द एनिमल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसी तरह से अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन में इसको कट करते हैं तो आपको इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड मिलेगी, तो ये इंटीरियर पोस्टीरियर साइड भी एसिमेट्रिकल होंगी। तो इससे हमें ये पता चला कि बायलैटरल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है जिसमें एनिमल बॉडी सिंगल प्लेन से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। यहां पर प्लेन ऑफ डिवीजन सिंगल होगा। और सेकंड थिंग यहां पर क्या बताइए कि दैट प्लेन आल्सो वर्टिकल, दैट प्लेन मस्ट आल्सो बी वर्टिकल। जैसे यहां पर वर्टिकल था तो यहां पर भी वर्टिकल वो प्लेन होना चाहिए। तो उसके नतीजे में ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। और इन हाफ्स को क्या कहा जाएगा? इन हाफ्स को लेटरल हाफ्स कहा जाएगा, यानी राइट लेटरल हाफ एंड लेफ्ट लेटरल हाफ। यहां पर डॉर्सल या वेंट्रल हाफ नहीं कहा जाएगा, यहां पर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर ऐसे सवाल बनाता हूं कि जैसे इन बायलैटरल सिमेट्री द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम सिंगल प्लेन, which of the following are the correct halves produced by this kind of body symmetry? तो उसमें नीचे ऑप्शंस दिए होंगे राइट एंड लेफ्ट हाफ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ, या फिर इसी तरह से डॉर्सल एंड वेंट्रल हाफ। तो आपने इनमें से राइट और लेफ्ट हाफ्स को प्रेफर करना है। तो ये राइट और लेफ्ट लेटरल हाफ्स में डिवीजन हो रही है। ठीक है जी। तो आपको आप देखिए कि बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री यूमेटाजोआ के दो ग्रुप्स नजर आ गए, एक को रेडिएटा और दूसरे को बायलेटेरिया कहा जाएगा। और ये दोनों टेक्सोनॉमिकली क्या कहलाते हैं? इनके लिए टर्म यूज की जाएगी ग्रेड्स। अच्छा, इसी जगह पर हम एक और क्लासिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर है? जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि रेडिएटा और बायलेटेरिया ये करस्पॉन्ड कर रहे होते हैं एक और फीचर के साथ, और वो क्लासिफिकेशन है दरअसल नंबर ऑफ टिश्यू लेयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आप इसी यूमेटाजोआ ग्रुप को, जिसको हमने रेडिएटा और बायलेटेरिया में अभी डिवाइड किया था, तो जो रेडिएटा ग्रुप के मेंबर्स थे, रेडिएटा ग्रुप के मेंबर्स, असल में उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान आपको बॉडी वॉल के अंदर दो लेयर्स नजर आएंगी, जिसकी बुनियाद पर इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का टाइटल दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ग्रुप होगा, जिनको हमने अभी बायलेटेरिया में प्लेस किया था, तो ये जो बायलेटेरियंस होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करने वाले,
तो इन बाइलेटेरियंस में जो नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स होंगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो 3 होंगी, इस वजह से इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक का नाम दिया गया। तो यही यूमेटाजोन्स इस तरह से डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं, बट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ यूमेटाजोआ इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, अब आप देखिए कि ये दोनों, मैंने आपसे कहा कि ये दोनों क्लासिफिकेशन एक दूसरे के साथ क्रिस्पॉन्ड करती हैं। यहां पर देखो, इनकी क्रिस्पॉन्डेंस के हवाले से ये सवाल बन सकता है कि विच ऑफ द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्रिस्पॉन्ड विथ ईच अदर। जैसे मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस का यूं जिक्र हो सकता है, जैसे यूमेटाजोआ डिवाइडेड इनटू रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया एंड यूमेटाजोआ डिवाइडेड इनटू डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये दोनों तो आपस में रिस्पॉन्ड कर रही होंगी, अदरवाइज अगर इसको किसी और क्लासिफिकेशन के साथ शो किया जाए तो उसके साथ इनकी कोई रिस्पॉन्डेंस नहीं है। अब आप देखिए कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होने की वजह से इनके अंदर कौन से मजीद फीचर्स नजर आ सकते हैं। देखो, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होगा द बॉडी ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर्स। ठीक है, 2 जर्म लेयर्स इनके अंदर मौजूद होती हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज एक्टोडर्म एंड द अदर इज नोन एज एंडोडर्म। आप ये इस डायग्राम के अंदर इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मुलाहिजा कर रहे हैं कि इनकी बॉडी में एक आउटर लेयर प्रेजेंट है नोन एज एक्टोडर्म और एक इनर लेयर मौजूद है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आप देख रहे हैं एक नॉन लिविंग लेयर यहां पे शो की गई है। एक्चुअली दिस नॉन लिविंग लेयर इज नोन एज मिजोग्लिया। इसके लिए ये टर्म यूज की जाती है मिजोग्लिया। मिजोग्लिया जो होता है ना, ये एक जेली लाइक लेयर होती है। दिस इज एक्चुअली अ जेली लाइक लेयर। इसी वजह से नॉन सेलुलर है कि इसके अंदर कोई सेल्स मौजूद नहीं है, तो ये जेली लाइक लेयर मिजोग्लिया कहलाएगी। अच्छा, अभी हमने जो पॉरीफेरा का जिक्र किया था, याद रखो बच्चों कि पॉरीफेरेंस की जो बॉडी वॉल होती है उसके अंदर भी 2 लेयर्स आपको मिलती हैं। पॉरीफेरेंस की बॉडी वॉल के अंदर जो 2 लेयर्स हैं उनमें से एक लेयर को कहा जाएगा, आउटर लेयर को, पिनेकोडर्म। उसके लिए ये टर्म यूज की जाती है, पिनेकोडर्म टर्म यूज की जाती है। और इनर लेयर के लिए वहां पर टर्म यूज की जाती है कोनोडर्म। ठीक है, पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म। और दरमियान में एक नॉन सेलुलर लेयर यहां पर भी प्रेजेंट होती है, नॉन सेलुलर नहीं, नॉन लिविंग लेयर यहां पर भी प्रेजेंट है, बट दिस नॉन लिविंग लेयर ऑल्सो कंटेन सम अमीबॉइड टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, वैसे तो ये जेली लाइक लेयर है, दिस इज नोन एज मीजेनकाइम। इसके लिए टर्म यूज की जाती है मीजेनकाइम। So this mesenchyme, although it is also a jelly-like layer, but it also contains some amoeboid cells. But mesoglea, जो कि ये diploblastic animals की middle jelly-like layer है, it does not contain any cell. ये totally non-living है, लेकिन mesenchyme ये partially non-living है because it contains some amoeboid cells. तो आपने ये mesoglea और mesenchyme का concept mind में रखना है, क्योंकि ये बाज़-औक़ात इनके डिफरेंस के हवाले से कोई MCQ बनाया गया हुआ होता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। या मिसाल के तौर पर आपसे यूं पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेली लाइक लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड मिजोडर्म इन द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो वहां पर आपने मिजोग्लिया को पिक करना है, मीजेनकाइम को नहीं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग जेली लाइक लेयर इज फाउंड बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म इन पॉरीफेरेंस, तो वहां पर आपने मीजेनकाइम को पिक करना है। तो आप ये बात भी यहाँ पर माइंड में रख लीजिए, बाज़ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये जो हमने अभी पॉरीफेरेंस में कहा कि 2 लेयर्स हैं, पिनेकोडर्म और कोनोडर्म, तो क्या ये एनिमल्स 2 लेयर पजेस करने की वजह से क्या इनको हम डिप्लोब्लास्टिक नहीं कह सकते? तो याद रखो कि नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो डिप्लोब्लास्टिक टर्म हम यूज कर रहे हैं ये उन एनिमल्स के लिए यूज कर रहे हैं जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू ऑर्गन एंड सिस्टम, जबकि आपको पॉरीफेरेंस में तो अभी क्लियरली बताया था कि देयर इज नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन सिस्टम। इस वजह से आप ये डिप्लोब्लास्टिक टर्म इन पॉरीफेरेंस के लिए यूज नहीं करेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जिनकी बॉडी वॉल में ये 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं और दरमियान में आपको ये मिजोग्लिया, बट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यू विल सी दैट द बॉडी ऑफ द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंसिस्ट ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मिजोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी यहां पर इंस्टेड ऑफ मिजोग्लिया एक और नई लेयर डेवलप हो गई है, दैट लेयर इज कॉल्ड मिजोडर्म। और ये मिजोडर्म मिजोग्लिया से कैसे मुख्तलिफ है? मिजोडर्म इज कंप्लीट सेलुलर लेयर, बल्कि ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इन एनिमल्स में आपको ये जो तीनों लेयर्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं ये आपको इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो नजर आएंगी, बट इन लेटर स्टेज
you will see that these layers will be transformed into different organ and system. तो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनमें ज्यादातर हायर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में आपको ये तीनों लेयर्स एडल्ट स्टेज पर नजर नहीं आएंगी, बल्कि ये तीनों लेयर्स एडल्ट स्टेज पर डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स की फॉर्म में नजर आएंगी. अच्छा, तो मजीद आप देखिए कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये जैसे मैंने पॉइंट आपको बताया कि मिजोग्लिया यहां पर मौजूद है और जबकि यहां पर मेसोडर्म आ गई. इसके अलावा आप देखें कि आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे मैं अभी से आपसे शेयर कर रहा था कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की ये जो दोनों लेयर्स हैं दे आर नॉट फुली ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गेन सिस्टम, इवन दे परसिस्ट या पार्शली मॉडिफाई होती हैं इनटू ऑर्गेन सिस्टम. बट इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स these germ layers in adult stage are transformed into different organs and system. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इनके पास ऑर्गन और सिस्टम्स मौजूद होंगे, इनके टिश्यूज ऑर्गन और सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज तो होंगे, लेकिन वो ऑर्गन और सिस्टम बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होंगे. तो रेडिएटा के या बायलेटेरी ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के ऑर्गन और सिस्टम वेल डेवलप नहीं होते. आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि यहां पर जैसे आपको डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम मिलेगा, डिफ्यूज्ड टाइप नर्वस सिस्टम. डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें आपको कोई बाकायदा ब्रेन नहीं मिलता, ठीक है. उसके अंदर न्यूरॉन्स की तीनों टाइप्स तो मौजूद होती हैं, मोटर, सेंसरी और एसोसिएटिव, लेकिन उनमें क्लियर डिफरेंस नहीं होता कि विच वन इज मोटर, विच वन इज सेंसरी एंड विच वन इज एसोसिएटिव न्यूरॉन, और देयर इज नो डिस्टिंक्ट ब्रेन इन दीज एनिमल्स, ठीक है. तो इनके पास ये न्यूरॉन्स की भी प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है, ना ही इनके पास ब्रेन है. तो इनका जो ये नर्वस सिस्टम है इसे कहते हैं डिफ्यूज टाइप. On the other hand, triploblastic animals have specialized organ and organ system. जैसे इनके पास diffuse type nervous system के बजाय centralized type nervous system होता है. They have centralized type nervous system. तो इनके पास centralized type का nervous system यहाँ पे मौजूद होगा, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. और सेकंड थिंग आप देखिए कि जैसे इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक टाइप होता है, सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर. डाइजेस्टिव सिस्टम सैक टाइप है, यहां पर ट्यूब टाइप सिस्टम मिलेगा आपको. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैक टाइप एंड ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम? तो सैक टाइप और ट्यूब टाइप सिस्टम में फर्क ये है कि अगर किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग के जरिए एनिमल इंजेस्ट भी करें और उसी ओपनिंग के जरिए इजेस्ट भी करें तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाएगा. बट इफ एन एनिमल हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच ingestion is carried out by mouth and ingestion is carried out by anus, so this kind of digestive system is called tube type digestive system. तो यहां आप देखिए कि सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम एंड ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम आर वेल डेवलप्ड सिस्टम्स. ऑन द अदर हैंड डिफ्यूज टाइप और सैक टाइप, डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम और सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम ये पुअरली डेवलप्ड सिस्टम्स हैं. तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कहानी ये थी और इसी तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ये फीचर्स मौजूद होंगे. अच्छा, इस स्टेज पर ना आपको यहाँ पर ये जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स की हमने यहाँ पर बात की कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एडल्ट स्टेज में दीज एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम. तो हमें इन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स की फेट का जरूर पता होना चाहिए कि इन लेटर डेवलपमेंट एक्टोडम से कौन से ऑर्गन सिस्टम्स अराइज होंगे, इन लेटर डेवलपमेंट मीजोडम से कौन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होंगे, और इसी तरह से एंडोडम से कौन से ऑर्गन और सिस्टम डेवलप होंगे. तो ये फेट आपने जरूर याद रखनी है. देखिए, एक्टोडम इन लेटर डेवलपमेंट इट विल बी डेवलप इनटू इंटेगोमेंट्री या इसको डर्मल सिस्टम भी कहा जाता है, डर्मल या इसको स्किन सिस्टम भी कहते हैं. तो ये डर्मल या स्किन सिस्टम या जिसे इंटेगोमेंट्री सिस्टम कहते हैं ये एक्टोडम से इवॉल्व हुआ है, एक्टोडम की फेट कहलाएगी ये. और नर्वस सिस्टम हैज आल्सो बीन डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडम. और सिमिलरली हमारी बॉडी में जितनी भी एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, जैसे माउथ है हमारा, नॉस्ट्रल्स हैं, या इसके अलावा बॉडी की दीगर जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, तो उन एक्सटर्नल ओपनिंग की जो इनर लाइनिंग होती है that is epithelia. So those epithelia of the external openings are also derived from ectoderm. On the other hand, endoderm give rise lining of the digestive tract. Digestive tract की wall इससे form होगी, यानी gut इससे form होती है. Glands of the digestive tract such as liver and pancreas,
या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एंडोडर्म की प्रोडक्ट्स हैं। और जबकि बाकी जितने भी सिस्टम्स रह गए हैं जो अभी आपको एक्टो और एंडोडर्म में गिनवाए नहीं है, वो सारे के सारे मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन और सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ऑल अदर सिस्टम्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म। ठीक है, तो ये फेट ऑफ दीज एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, ये लाजमी आपके माइंड में हो, यहां से एमसीक्यूज बनाने का चांस होता है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि हमारे सामने अब क्लासिफिकेशन कहां तक पहुंची है कि यू मेटाजोआ को हमने दो डिफरेंट क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर, एक के ऊपर हमने रेडिएटर और बाइलेटेरिया में क्लासिफाई किया और दूसरे क्राइटेरियन की बुनियाद पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्लासिफाई किया। रेडिएटर के मेंबर्स ये दरअसल डिप्लोब्लास्टिक थे और जबकि बाइलेटेरिया के मेंबर्स दरअसल ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन देखें तो डिप्लोब्लास्टिक ये जो रेडिएटर ग्रुप है, इट कंटेन्स या इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फाइलम एंड दैट फाइलम इज निडेरिया। अगरचे यहां पर एक और फाइलम भी इंक्लूडेड है जिसे टीनोफोरा कहा जाता है, लेकिन हमारे एफएससी लेवल के अंदर ये टीनोफोरा फाइलम यहां पे मेंशन नहीं है, इस वजह से आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, हम यहां पर सिर्फ निडेरिया या इसके लिए एक दूसरा नाम यूज किया जाता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा वर्ड यूज किया जाता है। तो दीज सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस आर एक्चुअली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे एक्चुअली बिलोंग टू द रेडिएटर ग्रुप। तो बाकी जितने भी एनिमल किंगडम है वो सारी बाइलेटेरिया से ताल्लुक रखती है। अब देखो यहां पर मजीद सवालात यूं बन सकते हैं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी ये जो सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस हैं, इनके हवाले से सवालात हो सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज फाउंड इन द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या इन द सिलेंट्रेट्स। तो मिसाल के तौर पर दे हैव बॉडी सिमेट्री, yes they have body symmetry, they have tissue organization to organ system, yes they are multicellular, yes। तो इस तरह की फीचर्स आप देखिए, काफी सारे फीचर्स हैं जो आप यहां पर काउंट कर सकते हैं, जो आपको पता चल चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम के हवाले से आपको मैंने गिनवा दिया, यहाँ पर सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर आपको डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम मिलेगा। तो यूं ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसके चंद एक बुनियादी करैक्टर आपके माइंड में आ गए। इसके अलावा आप इसके एनिमल्स के नाम याद कर लें तो इंशाल्लाह यहाँ से जो सवाल बनेगा वो इजीली आप कर पाएंगे। दूसरी तरफ देखो बाइलेटेरिया, इससे पूरी एनिमल किंगडम का मजीद ताल्लुक है। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो बाइलेटेरिया में बाइलेटेरिया में प्लेस किए जाते हैं। तो बाइलेटेरिया को मजीद देखिए क्लासिफाई किया गया है। तो बाइलेटेरिया की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो असल में फर्दर डिविजन्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। वैसे तो आमतौर पर जो टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है उसमें किंगडम के बाद डायरेक्टली डिवीजन आ जाता है, लेकिन यहां पर दो इंटरमीडिएट ग्रुप्स यहां पर आ रहे हैं, एक सब किंगडम और दूसरा ग्रेड, जो कि आपको रूटीन में दूसरी किंगडम्स में नजर नहीं आए थे। तो अब आप देखिए कि जो यहां पर बाइलेटेरिया की फर्दर डिविजन्स बनाई गई हैं वो है सिलोमेटा, सीरोसिलोमेटा एंड एसिलोमेटा। तो ये किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की गई है इसको जरा मुलाहिजा कीजिए। आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर आपको यहां पर एक और क्राइटेरियन शो किया जा रहा है कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी और द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी और टाइप ऑफ बॉडी कैविटी की बुनियाद पर आप ये बाइलेटेरियंस को फर्दर 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट एंड सिलोमेट। देखो यहां पर सवाल बन सकता है कि बेस्ड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी एंड द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर ग्रुप्स। तो वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन सा होगा? बाइलेटेरिया होगा। उसमें आपने यूमेटाजोआ नहीं, उसमें आपने पैराजोआ नहीं पिक करना या किसी और ग्रुप को पिक नहीं करना। दरअसल ये बाइलेटेरियंस की फर्दर क्लासिफिकेशन है और इस क्लासिफिकेशन के नतीजे में जो ग्रुप्स यहां पे बनाए गए हैं उन ग्रुप्स के नाम क्या हैं? तो उसमें आपने एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स को याद रखना है। अच्छा, अब इन तीनों ग्रुप्स को कंपेयर करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम ये जो टर्म यूज कर रहे हैं बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी से क्या मुराद है? व्हाट इज अ बॉडी कैविटी? देखो जो ट्रू बॉडी कैविटी उसके लिए टर्म यूज की जाती है सिलोम, और इस सिलोम का मतलब क्या होता है? सिलोम दरअसल ये गैप है बिटवीन इनर बॉडी ऑर्गन्स एंड आउटर बॉडी वॉल।
आप जरा यहाँ पे मुलाजा कीजिए कि ये जो इनर बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें ये एंडोडर्म से सेंटर के अंदर गट फॉर्म हो रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और दूसरी तरफ ये जो आपको रेड कलर में सेल्स दिखाए गए हैं ये दरअसल मीजोडर्मल सेल्स हैं, और इन मीजोडर्मल सेल्स से डिफरेंट टाइप के इंटरनल ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। तो अब आप देखिए कि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स और आउटर बॉडी वॉल है उसके दरमियान में आपको एक गैप नजर आ रहा है। सो सच अ गैप विच इज लाइंड बाय mesoderm from inside and from outside, such a gap is called ट्रू सिलोम। एक ट्रू बॉडी कैविटी की पहचान ये होती है कि उस गैप के अंदर की जानिब भी मीजोडर्मल लाइनिंग हो, उस गैप के बाहर की जानिब यानी आउटर बॉडी वॉल के अंदर भी मीजोडर्मल लाइनिंग है, तो तब आप उसको ट्रू सिलोम कहेंगे। असल में ये जो दो किस्म की मीजोडर्मल लाइनिंग है उसमें जो आउटर बॉडी वॉल के अंदर की तरफ आपको लाइनिंग नजर आ रही है इसे कहते हैं पेराइटल, इसे पेराइटल या फिर इसको सोमैटिक लेयर कहा जाता है। पेराइटल या सोमैटिक लेयर, पेराइटल और सोमैटिक लेयर। लेकिन दूसरी तरफ जो आपको इनर ऑर्गन्स के गिर्द ये मीजोडर्मल लाइनिंग नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड विसरल, इसके लिए टर्म यूज की जाती है विसरल या फिर स्प्लैंकनिक इसे कहा जाता है, स्प्लैंकनिक लेयर। सो ये विसरल और स्प्लैंकनिक लेयर विच सराउंड्स फ्रॉम इनसाइड, और जबकि पेराइटल और सोमैटिक लेयर विच सराउंड्स फ्रॉम आउटसाइड। तो एक ऐसा गैप जो इस तरह दोनों तरफ से ये सोमैटिक लेयर ऑफ द मीजोडर्म और ये स्प्लैंकनिक लेयर ऑफ द मीजोडर्म से सराउंडेड है, तो उस गैप को क्या कहा जाएगा, उसे आप ट्रू सिलोम कहेंगे। और जिन एनिमल्स के पास ये ट्रू सिलोम मौजूद है, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड सिलोमेट एनिमल्स। लेकिन आप एक और ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीडोसिलोमेट इन्हें कहा गया है। इस ग्रुप के अंदर आपको नजर आएगा कि देयर इज गैप बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड द इनर ऑर्गन्स। देखो ये इनर ऑर्गन इस वक्त ये एक्टोडर्मल ऑर्गन है, यानी गट शो की गई है, और गट के अलावा इसके बाहर आपको एक गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस गैप में और ये जो पहले हमने गैप पढ़ा है, दोनों में फर्क क्या है? द डिफरेंस इज दैट ये जो गैप है जिसको हम सीडोसिलोम का नाम दे रहे हैं, इस गैप के अंदर वाली साइड पर आपको कोई मीजोडर्मल लाइनिंग नजर नहीं आ रही। यानी कौन सी लेयर एब्सेंट है? विसरल और स्प्लैंकनिक लेयर इज एब्सेंट इन दिस केस। ओनली द पेराइटल और सोमैटिक लेयर इज प्रेजेंट अराउंड दिस गैप। तो चूंकि यहां पर एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा ट्रू सिलोम का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगरचे फंक्शनली ये जो सीडोसिलोम है ये ट्रू सिलोम की तरह ही बिहेव करिए, यानी ये भी एक गैप के तौर पर एक्ट करिए कैविटी के आउटर बॉडी वॉल और इनर ऑर्गन्स के दरमियान एक गैप के तौर पर ये एक्ट कर रही है। तो इस वजह से आप देखिए कि ये दोनों चूंकि स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट फंक्शनली लाइक हैं, तो इन्हें क्या कहना चाहिए? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये टर्म यूज की थी, इन्हें एनालोगस टू ईच अदर कहना चाहिए, एनालोगस या होमोलोगस टू ईच अदर कहना चाहिए। तो आप गेस कीजिए एनालोगस या होमोलोगस, तो आपका आंसर जरूर दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये एनालोगस टू ईच अदर होंगे, होमोलोगस नहीं। दरअसल होमोलोगस किन्हें कहा जाता है? होमोलोगस का मतलब होता है कि दो चीजें जो कि स्ट्रक्चरली सेम हो लेकिन फंक्शनली डिफरेंट हो, तो फिर वो होमोलोगस कहलाती है। लेकिन दो चीजें अगर वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं बट फंक्शनली अलाइक हैं, तो फिर वो एनालोगस होंगी। सो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ट्रू सिलोम इज एनालोगस टू द सीडोसिलोम, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि द सीडोसिलोम इज एनालोगस टू द ट्रू सिलोम। दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त होंगी। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है यहां पर। दूसरा बच्चों यहां पर दो तीन और पॉइंट आपको पंजाब वाली बुक से मिलेंगे कि दिस सीडोसिलोम हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लास्टोसील। इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? ओरिजिन फ्रॉम ब्लास्टोसील। और इसके अलावा आपको इसमें मजीद एक और करैक्टर नजर आएगा कि इट हैज नो रिलेशन विद एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नो रिलेशन with excretory and reproductive system। ठीक है भाई, तो इसका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा ग्रुप आप देखिए, ये तो दो ग्रुप्स थे बायलेटेरिया के जिनके पास बॉडी कैविटी थी
लेकिन वो बॉडी कैविटी की टाइप डिफर करती थी। एक के पास ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सिलोम थी और दूसरे के पास हमने देखा सीरोसिलोम है। बट यहां पर आपको कुछ एनिमल्स ऐसे भी मिलेंगे बैलेटेरिया से ताल्लुक रखने वाले जिनके पास बॉडी कैविटी सिरे से मौजूद ही नहीं होती। जैसे देखो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इनके पास इनर ऑर्गन्स और आउटर वॉल के दरमियान कोई गैप है ही नहीं सिरे से। जो गैप था वो सारा फिल हो गया है बाय mesodermal lining, mesodermal cells से वो ऑक्यूपाई हो गया। so since there is no gap between outer body wall and inner organ, it means there is no body cavity। तो without any body cavity the animals are known as acoelomate। तो ये तीन ग्रुप्स बैलेटेरिया के बनाए जाते हैं, एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट एंड सिलोमेट। ये किस बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन की गई थी? बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी एंड द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। इस बेसिस के ऊपर आप ये क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद अब आप दोबारा देखिए कि हमने रेडिएटा में सिर्फ एक ही फाइलम दैट इज निडेरिया या सिलेंट्रेटा को इंक्लूड किया और बैलेटेरिया में बाकी फाइला। लेकिन बैलेटेरिया में जो फर्दर अभी क्लासिफिकेशन देखी आपने, उसके तहत ये टोटल 3 ग्रुप्स बनाए गए, एक एसिलोमेटा, दूसरा सीरोसिलोमेटा और तीसरा सिलोमेटा। तो जो एसिलोमेट्स होते हैं उनमें एक ही फाइलम इंक्लूडेड है और वो फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस दरअसल ये कॉमनली फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, फ्लैट वर्म्स। तो ये फ्लैट वर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थेस ये दरअसल डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड एनिमल्स होते हैं। इस तरह से इनकी बॉडी यूं कंप्रेस्ड होती है, रिबन लाइक बॉडी होती है। तो इनके पास बॉडी कैविटी बिल्कुल सिरे से मौजूद नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो सीरोसिलोमेट्स हैं ये बिलोंग करते हैं स्कैल्मेंथिस या नीमेटोडा से, यानी एक ही फाइलम इस ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है और वो कौन सा फाइलम है? स्कैल्मेंथिस या नीमेटोडा। स्कैल्मेंथिस या नीमेटोडा ये ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं और अक्सर ये प्लांट पैरासाइट होते हैं। ह्यूमन में भी इस ग्रुप के पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, यहां पर आपको ना बच्चों एक बात याद रखनी है कि अभी आप कुछ फाइला के अंदर देखेंगे कि कुछ एनिमल्स हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमन के साथ है। मिसाल के तौर पर अभी आप ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस देख रहे थे, यहां पर आपको टेप वर्म मिलेगा। तो टेप वर्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो जरूर याद करनी है। इसी तरह से आप जब ये सीरोसिलोमेटा को डिस्कस कर रहे होंगे तो यहां पर आपको कुछ और दूसरे वर्म लाइक एनिमल्स के नाम मिलेंगे जो ह्यूमन के अंदर इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं। आपने उनके नाम और उनसे कॉज होने वाली बीमारियां जरूर याद करनी है क्योंकि ये बात भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है। अच्छा, तो उसके बाद अब आप देखें कि जो सिलोमेटा ग्रुप है बाकी सारे के सारे फाइला उससे बिलोंग करेंगे। अब देखो यहां पर भी उस तरह का सवाल बन सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू द सिलोमेटा एक्सेप्ट, तो उसमें अब एक्सेप्शन, ये सारी पिछले जितने भी ग्रुप्स हमने पढ़े इन सब की एग्जांपल्स को आपने एक्सेप्ट कर देना है। तो बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो सिलोमेटा वाले होंगे, सिर्फ आपने जो प्रीवियस ग्रुप्स थे उनके फीचर्स को यहां से एक्सेप्ट कर देना है। अच्छा, तो सिलोमेटा को देखिए अब मजीद क्लासिफाई करने लगे। द ग्रुप सिलोमेटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक है प्रोटेरोस्टोमिया और दूसरे ग्रुप को ड्यूटेरोस्टोमिया कहा गया। अब इस क्लासिफिकेशन में देखिए क्या फर्क है। देखो ये आपको एक और क्लासिफिकेशन दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ द सिलोमेट। ये किसकी क्लासिफिकेशन होने जा रही है? सिलोमेट की, किसी और ग्रुप की नहीं। यहां पर भी केयरफुल रहना है क्योंकि यहां से मिस्टेक होने का चांस भी होता है। बज़ाहिर बड़ा आसान चैप्टर है, शुरू के से एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन यहां पर मिस्टेक होने का भी बहुत चांस मौजूद है। अच्छा बच्चों, तो अब देखो ये जो डेवलपमेंटल पैटर्न की बेसिस के ऊपर 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनमें से एक ग्रुप को नाम दिया गया है प्रोटेरोस्टोमिया और दूसरे ग्रुप को नाम दिया गया है ड्यूटेरोस्टोमिया। अब इन दोनों ग्रुप्स में कहां कहां डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस आप याद रखो कि दोनों ग्रुप्स के अंदर जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो ये क्लीवेज का पैटर्न सबसे पहला क्राइटेरियन हो सकता है फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। तो सबसे पहला मैंने आपको क्राइटेरियन बताया, सबसे पहला डिफरेंस बताया द टाइप ऑफ क्लीवेज। देखो जैसे यहां पर आपको प्रोटेरोस्टोमिया में के अंदर जो टाइप ऑफ क्लीवेज दिखाई गई है वो है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। ऑन द अदर हैंड ड्यूटेरोस्टोमिया में टाइप ऑफ क्लीवेज इज रेडियल एंड डिटर्मिनेट। देखो दोनों बातें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहले तो जरा ये समझिए कि स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज में क्या फर्क है और उसके बाद फिर ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या फर्क है। देखो बच्चों, यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक एनिमल का एम्ब्रियो है।
अर्ली स्टेज में इस एम्ब्रियो में आप सेल डिवीजन अगर मुलाहिजा करें तो यहाँ पर सेल डिवीजन इस तरह से हो रही है कि मिसाल के तौर पर ये सेल के दो पोल्स हैं। देखो ये सपोज करो कि ये सेल के दो पोल्स हैं, तो इन दो पोल्स के दरमियान से सेल डिवाइड होने के बजाय यूं किसी एक एंड से डिवाइड हो गया। तो इस तरह की जो डिवीजन होगी ना, जो दो पोलर एक्सिस के दरमियान सिमेट्रिकल नहीं होगी। दरअसल इन पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? पोलर एक्सिस। तो यहां देखो ये पोलर एक्सिस के दरमियान ये डिवीजन सिमेट्रिकल नहीं है। सो दिस क्लीवेज विच इज नॉट सिमेट्रिकल बिटवीन द पोलर एक्सिस इज कॉल्ड स्पाइरल। इसे स्पाइरल क्लीवेज कहा जाएगा। और इसके नतीजे में जो बनने वाले सेल्स हैं, द सेल्स विच आर प्रोड्यूस आफ्टर क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। तो स्पाइरल क्लीवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल साइज सेल्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ डिटेरोस्टोमिया, जो क्लीवेज का पैटर्न यहां पे पाया जाता है वो एक वेल डेवलप्ड क्लीवेज है। और वो क्लीवेज ऐसी है, इसमें जब एनिमल डिवाइड होने लगता है तो सपोज करो कि एनिमल की बॉडी के दो हाफ्स हैं, ये एनिमल सेल के दो हाफ्स हैं, तो यहां पर सिमेट्रिकल होगी क्लीवेज और उसके नतीजे में टू इक्वल साइज के सेल प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह की क्लीवेज जिसमें जो कि पोलर एक्सिस के दरमियान सिमेट्रिकल हो और उसके नतीजे में इक्वल साइज के सेल्स प्रोड्यूस हो, उसको कहा जाएगा रेडियल और इनडिटर्मिनेट। और जबकि अगर ये क्लीवेज यूं इस तरह से अनइक्वल हो या एसिमेट्रिकल हो बिटवीन द पोलर एक्सिस, तो ऐसी सूरत में इनकी क्लीवेज को स्पाइरल कहा जाएगा। अच्छा, जहां तक बात डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक डिटर्मिनेट क्लीवेज उस क्लीवेज को कहते हैं कि जिसके नतीजे में पैदा होने वाला ब्लास्टोमेयर, उसकी फेट पहले से प्री डिटर्मिनेट है। यानी जो ब्लास्टोमेयर अब इस क्लीवेज के नतीजे में यहां पर प्रोड्यूस होंगे, उनका पहले से इल्म है कि कौन से ब्लास्टोमेयर ने किस ऑर्गन और सिस्टम में कन्वर्ट होना है इन लेटर डेवलपमेंट। बट इन केस ऑफ इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, no one can hypothesize that which part will be developed into which type of organ and system। तो यहां पर किसी भी ऑर्गन और सिस्टम की डेवलपमेंट किसी भी जगह से हो सकती है। लेकिन आपको यहां पर प्रोटेरोस्टोमिया के केस में नजर आया कि क्लीवेज इज डिटर्मिनेट और यहां पर जो फेट होती है उस पर्टिकुलर ब्लास्टोमेयर की, वो प्री टोल्ड होती है, पहले से पता होती है वो। अच्छा, अब दूसरा डिफरेंस देखिए, एक तो ये क्लीवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। नाउ द सेकंड डिफरेंस ये हम यहां पर करेंगे कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट द माउथ in these animal arises from the blastopore or from the interior margin of the blastopore। देखो ये अब हम फेट ऑफ ब्लास्टोपोर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर यानी ब्लास्टोपोर की फेट क्या है, उसकी किस्मत क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। हाँ जी, तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर में आप देखिए कि जब ये इस तरह से सेल डिवाइड करता है ना, तो सेल डिवीजन के नतीजे में एक कॉम्पैक्ट मैस सेल पहले वजूद में आता है। दैट कॉम्पैक्ट सेल मैस इज नोन एज मॉड्यूला। और मॉड्यूला फिर फर्दर उसके अंदर सेल डिवाइड भी करते हैं और उनकी रीअरेंजमेंट होती है, और वो एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल के मुकाबले में, एक सॉलिड मैस सेल के मुकाबले में इस तरह से वो एक हॉलो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। उसके अंदर सेंटर में कैविटी अपीयर हो जाती है विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसील, और इसी कैविटी का जो ओपनिंग होती है इस कैविटी की, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर ये इस तरह डेवलपमेंट के दौरान आपको ये नजर आएंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे ब्लास्टोपोर की फेट का जिक्र कर रहे हैं, तो जो प्रोटेरोस्टोमिया होते हैं ना, उनमें ब्लास्टोपोर डेवलप होता है माउथ के अंदर। एक्चुअली माउथ इज डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, या उसके लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होगा। बट इन केस ऑफ डिटेरोस्टोमिया आप हैरान होंगे कि यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है वो उनकी एनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखिए किस कदर खुला तजाद है कि यहाँ पर आपको माउथ से ब्लास्टोपोर माउथ से ओरिजिनेट या माउथ ब्लास्टोपोर से ओरिजिनेट नजर आता है, और यहाँ पर आपको एनस ब्लास्टोपोर से ओरिजिनेट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है भाई, तो उसके बाद फिर आप अगर तीसरा डिफरेंस यहां पर करें तो तीसरा डिफरेंस क्या होगा? द थर्ड डिफरेंस विल बी, देखो इसमें देखो तीसरा डिफरेंस है मीजोडम के ओरिजिन के लिहाज से। ओरिजिन ऑफ मीजोडम, ओरिजिन ऑफ मीजोडम, मीजोडम कहां से ओरिजिनेट हो रही है? तो मीजोडम की ओरिजिन के लिहाज से अगर आप देखें तो इन केस ऑफ प्रोटेरोस्टोमिया, देखो यहां पर मीजोडम की ओरिजिन का ये पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इस डायग्राम में मीजोडम की ओरिजिन को अलग से डिस्प्ले नहीं किया हुआ। लेकिन हम यहां पर इमेजिन कर सकते हैं, आप कहेंगे कि एक्चुअली मीजोडम ओरिजिनेट फ्रॉम द लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर इन दिस केस, बट इन डिटेरोस्टोमिया मीजोडम ऑफ द एम्ब्रियो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द गट।
देखो ये येलो कलर में दरअसल ये गट वॉल है, तो इस गट वॉल में से मेसोडर्म ओरिजिनेट होगी। इस डेवलपिंग गट को असल में आर्किनट्रॉन भी कहते हैं। दिस डेवलपिंग गट या प्रिमिटिव गट इज आल्सो नोन एज आर्केंटेरॉन। तो ये आर्केंट्रॉन की वॉल में से आपको मेसोडर्म ओरिजिनेट होती हुई नजर आ रही है, बट इन दिस केस मेसोडर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर। दीज मार्जिन्स ऑफ द ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर। यहां से मेसोडर्म ओरिजिनेट हो रही है और यहां पर आपको ये वॉल ऑफ आर्केंट्रॉन से मेसोडर्म ओरिजिनेट होती हुई नजर आ रही है। अब आखिरी यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं वो क्या है, वो है सिलोम फॉर्मेशन। सिलोम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिलोम, ये कैसे हो रहा है? देखो यहां पर सिलोम की फॉर्मेशन ऐसे हो रही है कि जो मेसोडर्म ओरिजिनेट हुई थी एट द लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, वो दरमियान से स्प्लिट कर जाती है, उसके अंदर यूं गैप अपीयर हो जाता है, एंड दिस गैप इज कॉल्ड सिलोम। ट्रू सिलोम इसे कहा जाएगा। आपको मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो जो फाल्स बॉडी कैविटी होती है, सीरोसिलोम जिसे कहते हैं, दैट एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील। बट ये जो ट्रू बॉडी कैविटी है, ये इन दोनों ग्रुप्स में, प्रोटेरोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया में, डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। ट्रू बॉडी कैविटी दैट इज सिलोम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म। इट ओरिजिनेटेड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। मेसोडर्म दरमियान से स्प्लिट हो जाता है, एक गैप अपीयर होता है और उसको दरअसल सिलोम कहा जाएगा। बट इन दिस केस मेसोडर्म जब यहां से अराइज होगी तो मेसोडर्म अराइज होने के बाद ये आउट पॉकेट करना शुरू कर देती है या आउट पाउचिंग बनाना शुरू कर देती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आउट पाउचिंग यहां पर गैप अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड सिलोम। सो आप कह सकते हैं कि सिलोम इज ड्राइव्ड या सिलोम इज फॉर्म्ड by an out pocketing of the primitive gut, जबकि यहां पर सिलोम is formed by the splitting of the mesoderm। ठीक है, तो आपने ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस इनके दरमियान याद रखना है, और इस तरह से अब आप देखिए कि प्रोटेरोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब आप देखें कि ये जो सिलोमेटा ग्रुप था, दरअसल उनको हमने क्लासिफाई किया था। तो इसमें प्रोटेरोस्टोमिया के अंदर आपको सिर्फ 3 फाइला मिलेंगे, एक फाइलम एनिलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा और तीसरा मोलस्का। इसी तरह से ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर आपको 3 फाइला मिल रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा। ठीक है, तो अब आपने नोट किया कि ये जो प्रोटेरोस्टोमिया के तीनों मेंबर्स हैं, इनके अंदर आपको वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी जो कि पीछे मेंशन की गई थी। इसी तरह से डिटेरोस्टोमिया के इन 3 मेंबर्स के अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी जो पीछे मेंशन की गई थी। लेकिन ये प्रोटेरोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ टाइप के एनिमल्स हैं। यहाँ पर हर एक फीचर इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने ये एनिमल किंगडम का एक ओवरव्यू हासिल कर लिया, और इस ओवरव्यू को हासिल करने के बाद अब हमें पूरी एनिमल किंगडम के चंद एक बुनियादी फीचर्स का आइडिया हो गया है। हमें पता चल गया कि भाई ये प्रोटिस्ट एंसेस्टर से इवॉल्व है और वहां पर पॉरीफेरा पैराजोआ में इंक्लूडेड है और बाकी एनिमल किंगडम यूमेटाजोआ में, और फिर रेडिएटा के अंदर निडेरिया और बाइलेटेरिया बाकी एनिमल किंगडम को पोजेस करता है, और फिर सिलोमेटा, सिडोसिलोमेटा और सिलोमेटा इनकी एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन सिलोमेटा में मजीद ये 2 ग्रुपिंग है, और फिर ये इनकी आपको एग्जांपल्स कोड की हैं। ठीक है जी, तो ये था एक ओवरव्यू ऑफ एनिमल किंगडम, या फिर इसको कॉम्प्लेक्सिटी, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, या फिर इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहां पर आइडिया हो रही है। तो यहां से कई एक एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, और आप यकीन कर लें कि जो एमसीक्यूज आपसे एग्जाम के दौरान पूछे जाएंगे वो इसी शुरू के पोर्शन से होंगे। अच्छा, अब आप देखिए ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इससे आप अच्छी तरह से फैमिलियर हो चुके हैं। एनिमल्स को प्राइमरली हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर आगे क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ आपको सिर्फ पॉरीफेरा नजर आ रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये बगैर बॉडी कैविटी के एनिमल्स नजर आ रहे हैं। अगर जो बीच में हमने एक क्लासिफिकेशन स्किप कर दी है, लेकिन ये बाकी फिर आगे बाइलेटेरिया की फर्दर क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो यहाँ से जो अभी मैंने क्वेश्चन बताए थे, इस तरह के कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आप देखें कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर किस किस्म के जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो एनिमल बॉडी में जो जनरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं
उनमें हम सबसे पहले यहाँ पर जिक्र करेंगे हैबिटेट का। हैबिटेट, एनिमल के अंदर हैबिटेट किस तरह की होगी, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि हर किस्म की हैबिटेट पर आपको एनिमल्स मिलेंगे। आपसे चाहे पॉरीफेरा की हैबिटेट पूछी जाए या सिलेंट्रेटा की हैबिटेट, तो हर किस्म की हैबिटेट आपको एनिमल्स में मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा हर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के मुतालिक स्पेसिफाई होने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर जैसे पॉरीफेरेंस, ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, ठीक है। पॉरीफेरेंस ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है। इसके साथ साथ आप सिलेंट्रेटा के बारे में भी याद रखिए कि सिलेंट्रेटा ग्रुप के मेंबर्स ये भी एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं। और फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स भी एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक नजर आएंगे, इकाइनोडर्मेटा। तो अब ये 3 आपने ग्रुप्स याद रखने जो कि सारे के सारे एक्वेटिक हैं। इवन हेमिकॉर्डेटा भी, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स पर मुश्तमिल ग्रुप्स हैं। बट इसके अंदर ये जो इकाइनोडर्मेटा, इसको थोड़ी सी मुमताज हैसियत हासिल है कि इकाइनोडर्मेटा ये एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं, ये सारे के सारे समंदरों में पाए जाते हैं। जबकि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और हेमिकॉर्डेटा, इनमें आपको फ्रेश वाटर फॉर्म भी मिलेंगी और मैरीन फॉर्म भी मिलेंगी। तो बहरहाल यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स belong to aquatic animals, या in which of the following phylum all the members are found in the marine water, या all the animals are found in the water। तो ये आपने याद रखना है कि सारे के सारे ये aquatic animals पर मुश्तमिल फाइला है और इसमें कैनोडर्मेटा ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है। उसके बाद फिर मोड ऑफ लाइफ, आपको एनिमल्स में तमाम किस्म के मोड ऑफ लाइफ मिलेंगे। एनिमल्स यूं फ्री लिविंग मोटाइल एनिमल्स होते हैं, ये सेसाइल भी हो सकते हैं, इवन ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, इवन ये सिम्बायोट भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर शायद जिक्र नहीं है, लेकिन आप ये याद रखो कि ये सिम्बायोट्स भी हो सकते हैं। ये ना सिर्फ सिम्बायोट बल्कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे। अदरवाइज ये सिम्बायोट, पैरासाइट, इवन प्रेडेटर, तो ये जितने भी किस्म के मोड ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो वो आपको जनरली यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह से आप इनका साइज रेंज देख रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई क्या तमाम एनिमल्स मैक्रोस्कोपिक होते हैं, क्योंकि हमने अभी शुरू में जिक्र किया था कि ये मल्टी सेलुलर हैं, तो याद रखना है आपने कि ऑल एनिमल्स आर नॉट मैक्रोस्कोपिक, देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच आर माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक साइज रेंज से लेकर ये 150 टन तक, ये जो वेल आप देखते हैं, वेल एक मैमल है, तो ये इतनी डिफरेंट साइज रेंज शो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये कैरेक्टर्स याद रखने हैं कि मोस्ट एनिमल्स हैव सेल्स स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ज्यादातर के अंदर आपको टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे, कुछ के अंदर अगर ये चीज एब्सेंट थी और मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किया कि किसके अंदर ये एब्सेंट है। अच्छा, बॉडी में बी सॉफ्ट और हार्ड, तो आपको जो शुरू के एनिमल्स हैं उनके अंदर बॉडी मोस्टली सॉफ्ट मिलेगी, और जैसे जैसे आप हायर एनिमल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको बॉडी हार्ड होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि बॉडी शोज रेडियल सिमेट्री या बायलैटरल। यहां पर भी आपको एग्जांपल्स पता हो कि रेडियल सिमेट्री कौन कौन से एनिमल्स में और बायलैटरल कहां पर है। लेकिन बच्चों यहां पर जरा मोहतात होने की जरूरत है। यहां पर एक एनिमल का आपने याद रखना है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स बेसिकली ये बिलोंग करते हैं बायलेटेरिया ग्रुप से, बट इन एडल्ट स्टेज दे शो रेडियल सिमेट्री। तो अक्सर इनके हवाले से एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द बायलेटेरिया बट हैज रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज। तो ये इकाइनोडर्मेटा है, और इसको फिर अगर ये रेडियल सिमेट्री शो करता है तो बायलेटेरिया में क्यों प्लेस किया? उसकी वजह यह है कि एक्चुअली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा होता है, और इसके अलावा इसके अंदर बकाया जो फीचर्स हैं वो भी बायलेटेरिया वाले हैं, यानी इट बिलोंग्स टू द ड्यूटेरोस्टोमिया ग्रुप। ये कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट से रिलेट कर रहा है, तो इस वजह से काइनोडर्म्स को बायलेटेरिया में प्लेस किया हुआ है। फिर देखो इनमें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये बात आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है। और अब आप देखो कि डिप्लोब्लास्टिक की एग्जांपल्स क्या हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक की एग्जांपल्स क्या हैं।
फिर इसी तरह से इनकी बॉडी सेगमेंटेड भी हो सकती है और अनसेगमेंटेड भी हो सकती है। तो सेगमेंटेड एनिमल्स की एग्जांपल में आपने ये फ्लैट वंस याद रखने हैं, इनकी बॉडी के अंदर आपको सेगमेंट्स मिलते हैं, फ्लैट वंस। और इसके अलावा फ्लैट वंस के अलावा आपको जो सेगमेंटेड वन, ट्रू सेगमेंटेड वंस हैं, एनीलिड्स, उनका जिक्र भी मिलेगा। तो इन दोनों को आपने ये याद रखना है। फ्लैट वर्म्स की बॉडी की जो सेगमेंटेशन है वो सरफेस है, यानी उसमें सेगमेंट यूं बिल्कुल क्रॉस पार्टीशंस पे मुश्तमिल नहीं होगा। बट इन केस ऑफ एनिलिड्स द सेगमेंट इज कंप्लीट, उसमें जो वॉल सेगमेंट बना रही है वो क्रॉस वॉल है, वो इस तरह से सेगमेंट को टू हाफ्स में डिवाइड कर रही होती है। यानी यहां पर जो सेगमेंटेशन, उसके लिए टर्म यूज की जाती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसे कहा जाएगा। तो ये आपको एनिलिड्स में मिलेगा, जबकि फ्लैट वर्म्स की बॉडी में वैसे आपको सरफेस सेगमेंटेशन दिखाई देगी। उसके बाद फिर देखो कि बॉडी में बी कवर्ड बाय शेल, आपको कुछ एनिमल्स में शेल मिलेगा, इसकी एग्जांपल याद होनी चाहिए। काइटिन, इसमें आप इंसेक्ट्स वगैरह की एग्जांपल याद रखिए। स्केल्स, आप ये फिश की एग्जांपल दे सकते हैं। और फर, यहां पर आप मैमल्स की एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह की आपको आउटर कवरिंग दिखाई देती हैं, और इन आउटर कवरिंग को पजेस करने वाले एनिमल्स की एग्जांपल जरूर आपने याद रखनी है। फिर देखो इनमें एसिलोमेट भी हो सकते हैं, ये सीरोसिलोमेट भी और सिलोमेट भी हो सकते हैं। इन तीनों की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल चाहे कोई भी हो, वो हमेशा एक हेटरोट्रॉफ होता है। और किस तरह का हेटरोट्रॉफ होता है? इंजेस्टिव, यानी उसने पहले फूड को इंजेस्ट करना होता है और विद इन बॉडी उसने उसको डाइजेस्ट करना होता है। सो दे आर एक्चुअली इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स। उसके बाद फिर इनके अब सिस्टम्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो अब आप देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो इनमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास सिरे से डाइजेस्टिव सिस्टम है ही कोई नहीं। जाहिर है कि अभी हमने जो शुरू में जिक्र किया था स्पॉन्जेस का, तो स्पॉन्जेस के पास तो सिर्फ सिंपल टिश्यूज थे, उनके पास कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं था इनटू ऑर्गन एंड सिस्टम का, लिहाजा वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम सिरे से है ही कोई नहीं। वहां पर फिर डाइजेशन कैसे होगा? तो याद रखो कि इन स्पॉन्जेस के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो दरअसल इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी डाइजेशन विद इन द सेल, डाइजेशन विद इन द सेल है। और इसी तरह से आपको जो हाइड्रा है, हाइड्रा यहां पर, और इवन टेपवर्म दैट बिलोंग्स टू द प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम, ठीक है, और ये हाइड्रा बिलोंग्स टू निडेरिया या सिलेंट्रेटा एनिमल, ठीक है। तो ये जो हाइड्रा और टेपवर्म्स हैं, इनके पास होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एंड दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करने वाली ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ओके, तो सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन निडेरियंस एज वेल एज इन प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म्स। लेकिन आप इससे हायर एनिमल्स में अगर आप आ जाएं, देखो ये टेपवर्म और ये जो प्लेनेरिया वगैरह, इनके पास तो ये सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम है विच हैज ओनली वन ओपनिंग। बट नीमाटोड से लेकर देखो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थस था, उससे अगला फाइलम है एस्केल्मिन्थस। तो राइट फ्रॉम एस्केल्मिन्थस टू मैमल्स देयर इज ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। लिहाजा यहां पर देखो, एक तो ये एग्जांपल इन सिस्टम्स की आपको पता हो कि भाई कौन सा सिस्टम किसके अंदर मौजूद है। सेकंड थिंग, आप यहां पर ये याद रखो, जैसे आपसे पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल फर्स्ट टाइम ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम हैज बीन इवॉल्व्ड, तो आपने उसमें नीमाटोड्स को याद रखना है कि दिस इज द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम हैज बीन इवॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये जो सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्यूब टाइप सिस्टम है, ये दोनों बातें याद रखिए कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जहां परफॉर्म हो रही है, ये वहां सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहां पर हमने टर्म यूज की एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ साथ, ये तो होगी एक्स्ट्रा सेलुलर, इसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल डाइजेशन के हवाले से भी बात पता होनी चाहिए। एक्सटर्नल डाइजेशन से क्या मुराद है? तो एक्सटर्नल डाइजेशन से मुराद ये है कि डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सटर्नल डाइजेशन में फर्क क्या है?
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एक्चुअली डाइजेशन विद इन द सेल, सॉरी विद इन द बॉडी बट आउटसाइड द सेल। जैसे बॉडी के अंदर कैविटी में, मिसाल के तौर पर जैसे स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होगा वो दरअसल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, वो बॉडी के अंदर तो हो रहा है लेकिन आउटसाइड द सेल हो रहा है। बट एक्सटर्नल डाइजेशन का मतलब है कि आउटसाइड द सेल एंड आउटसाइड द बॉडी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाइजेशन इज एब्सेंट इन एनिमल्स, तो एक्सटर्नल डाइजेशन इज एब्सेंट इन एनिमल्स कैन परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बट नो एनिमल कैन परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब आप इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम मुलाहिजा कीजिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देख रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट इन स्पॉन्जेस, अगेन स्पॉन्जेस के अंदर। अभी आप देखोगे कि जो स्पॉन्जेस होंगे ना उनके अंदर आप हर सिस्टम को एब्सेंट पाएंगे। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इनके पास सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद ही नहीं है। तो इवन स्पॉन्जेस के साथ साथ निडेरियंस में भी आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई निज़ाम नजर नहीं आएगा। तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके पास एक्सक्रीशन नहीं होती? तो बच्चों याद रखो कि एक्सक्रीशन तो होती है इनमें, लेकिन वो एक्सक्रीशन कैसे होगी? बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन दे परफॉर्म एक्सक्रीशन। ये अपनी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिफ्यूजन के जरिए अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, बट दे हैव नो पर्टिकुलर सिस्टम। ऑन द अदर हैंड प्लेटीहेल्मिन्थस के जो मेंबर्स हैं फ्लैट वर्म्स, दे हैव ब्रांचिंग ट्यूब्स, और इन ब्रांचिंग ट्यूब्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है जो बच्चे पंजाब बोर्ड की बुक्स या सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़ के आ रहे हैं तो वो इस टर्म से फैमिलियर हैं। फेडरल बोर्ड वाले बच्चे इससे फैमिलियर नहीं होंगे। इन्हें कहा जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, यहां पर आपको ये प्रोटोनेफ्रीडिया मिलेंगे, जो ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया के फॉर्म में ब्रांचिंग ट्यूब्स आर फाउंड इन द फ्लैटवर्म्स। ऑन द अदर हैंड फिर आप ये निमेटोड्स टू मैमल्स, यहां पर आप डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम मुलाहिजा करेंगे, और ये डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, और मैमल्स में किडनी की फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पे दिखाई देता है। अच्छा, उसके बाद फिर आप नर्वस सिस्टम को अगर कंपेयर करते हैं तो नर्वस सिस्टम अगेन स्पॉन्जेस में और निडेरियंस के अंदर आपको नर्वस सिस्टम वो डिफ्यूज काइंड का नजर आएगा। तो डिफ्यूज टाइप का जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक ऐसा नर्वस सिस्टम है इन विच देयर इज नो ब्रेन। ठीक है, एक तो इसके अंदर ब्रेन कोई नहीं है, और दूसरा इसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन नहीं है, नो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सारे एक ही जैसे होंगे, और इसमें नो डेफिनेट रिसेप्टर एंड इफेक्टर, ना इसमें प्रॉपर रिसेप्टर्स हैं एंड ना इसके अंदर कोई इफेक्टर्स प्रॉपरली मौजूद हैं जिनसे कोई रिस्पॉन्स अराइज हो। तो ये स्पॉन्जेस के अंदर और निडेरियंस के अंदर डिफ्यूज टाइप है। और उसके बाद फिर निमेटोड से लेकर आगे ऑनवर्ड ये सब के अंदर आपको सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम मिलेगा, सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम। अगरचे ये जो सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम है ये लोअर एनिमल्स के अंदर, जैसे ये निमेटोड्स वगैरह में, इसके अंदर ये सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप होता है। लेकिन जैसे जैसे हायर एनिमल्स की तरफ आप जाएंगे तो दिस सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम इन विच ब्रेन इज देयर, इन विच डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड, इन विच डेफिनेट रिसेप्टर एंड इफेक्टर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सो ऐसा सिस्टम आपको ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होता दिखाई देगा अप टू द कॉर्डेट्स। अच्छा बच्चों, यहां पर अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कवर किया उसमें एक पॉइंट याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे तो जैसे हमने जिक्र किया कि ये टेप वर्म के अंदर भी दरअसल सैक टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो ये जो टेप वर्म है इट बिलोंग्स टू द प्लेटीहेल्मिन्थस एंड प्लेटीहेल्मिन्थस बिलोंग्स टू द बाइलेटेरिया। और जो बाइलेटेरियंस होते हैं दे जनरली हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑर्गन एंड सिस्टम, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। दिस प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म ये एक एक्सेप्शन है फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वैसे तो जितने भी बाइलेटेरियंस हैं दे हैव ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट दिस फर्स्ट फाइलम दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस, जिसमें आपको ट्यूब टाइप के बजाय अभी सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा था। तो ये एक्सेप्शनल केस यहां पर जरूर याद रखिएगा। हाँ जी बच्चों, तो हमारी बात हो रही थी नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं अब रेस्पिरेटरी सिस्टम।
देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल्स के अंदर किस तरह का होगा कि ऑल एनिमल्स रेस्पायर बाय but a respiratory system is absent in sponges, cnidarians, flatworms, nematodes and annelids. आप देखो कि इससे पहले हमने जो सिस्टम्स की एब्सेंस देखी थी वो शुरू के 2 फाइला में थी, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको अप टू एनिलीड्स आपको हर एक एनिमल ग्रुप के अंदर एब्सेंट मिलेगा। तो क्या ये सांस नहीं लेते, क्या इनमें रेस्पिरेशन नहीं होता? यस, दे डू रेस्पायर बट they perform diffusion for exchange of gases with their environment. They don't have particular organs and systems for this activity. तो आपको फर्स्ट टाइम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी एनिमल के अंदर डेवलप नजर आएगा वो दरअसल आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज अ डेफिनेट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम इसे कहा जाता है। तो ये आपको आर्थ्रोपोड से मिलेगा, और उसके बाद फिर जैसे जैसे आप कॉर्डेट्स की तरफ जाएंगे तो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा। कहीं पर गिल्स होंगे, कहीं पर लंग्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अगेन एब्सेंट इन स्पॉन्जेस, निडेरियंस, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स तक आपको कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता। इवन राउंड वर्म्स जो अभी एस्केल्मेंथेस से बिलोंग करते हैं उसमें भी नहीं मिलता। यानी ये नीमेटोड्स तक आपको कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम जो एक डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिला है वो एनिलीड्स में मिला है, और फिर एनिलीड से जैसे जैसे आप कॉर्डेट्स की तरफ आएंगे तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनिलीड से अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दरअसल कहलाता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो एनिलीड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज नोन एज क्लोज टाइप। Now what is difference between closed type and open type circulatory system? देखो एनिलीड्स का ये जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है जिसमें इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज ब्लड, इट सर्कुलेट्स विद इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं एंड देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ हार्ट। तो ब्लड वेसल्स के अंदर अंदर ब्लड फ्लो करेगा। ब्लड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी टिश्यूज। लेकिन इन आर्थ्रोपोड्स इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करने के बजाय इट ऑलवेज सर्कुलेट्स इन द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज के अंदर इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, और इसी वजह से इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है इट ऑलवेज कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी टिश्यूज। तो ये 2 किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल किंगडम में आपको मिलेंगे। इन दोनों को याद रखिए, एनिलीड्स में क्लोज टाइप है और आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज एडवांस सिस्टम, तो एक्चुअली क्लोज टाइप इज एडवांस सिस्टम, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड के बाद आगे फिर दोबारा से आपको ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आएंगे। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओनली फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड इन सम मोलस्कन्स। बाकी तमाम ग्रुप्स के अंदर आपको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ही नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम एनिमल्स को कंपेयर करते हैं तो रिप्रोडक्शन के हवाले से एनिमल्स जो होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके पास वेल डेवलप ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये आपको तमाम एनिमल्स में ये चीज नजर आएगी। अगरचे कुछ एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही होती है, जैसे आपको स्पॉन्जेस में और निडेरियंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम एनिमल्स में देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर। आपसे अगर एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के मेथड्स पूछे जाएं तो जनरली एनिमल्स परफॉर्म सेक्सुअल मेथड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ऑल अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, इवन दे डू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज्यादा जो प्रोमिनेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाले से बाकी ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। तो उनके अंदर फिर डेफिनेट स्पर्म्स और एग्स फॉर्म होते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो ये वाले फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और फिर इसी तरह से लाइफ साइकिल के दौरान आपको बहुत सारे एनिमल्स में
लार्वल स्टेजेस मिलेंगी, यानी उनकी एडल्ट स्टेज से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसमें वो एनिमल एक फ्री लिविंग फॉर्म अटेन कर लेता है। तो ये लार्वल स्टेजेस आपको स्पॉन्जेस में, एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोड, मोलस्कन, इन तमाम ग्रुप्स के अंदर आपको वो लार्वल स्टेजेस दिखाई देंगी। क्या लार्वल स्टेज ह्यूमन में भी पाई जाती है? तो याद रखो, ह्यूमन में कोई लार्वल स्टेज पाई नहीं जाती। हम इस तरह से एडल्ट स्टेज में पहुंचने से पहले कोई इस तरह फ्री लिविंग लाइफ गुजार नहीं रहे होते, तो हमारे पास लार्वल स्टेज नहीं है। अच्छा, हम अपनी लार्वल स्टेज को वो जो चाइल्डहुड वाली स्टेट है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जो चाइल्डहुड स्टेट है वो जस्ट लाइक लार्वल स्टेज ऑफ अदर एनिमल कंसिडर की जा सकती है। तो आपने एक और बात याद रखना है कि एनिमल्स के अंदर आपको जो लाइफ साइकिल दिखाई देगी ना, उसके अंदर जो मेजर फेज है वो डिप्लॉयड नजर आएगा। इनमें हैप्लॉइड फेज बहुत ही ब्रीफ होता है, यानी जब भी कोई एनिमल अपने स्पर्म और एग्स प्रोड्यूस करता है तो जस्ट स्पर्म और एग वाली स्टेट में हैप्लॉइड होगा वो, और फौरन से फिर दोबारा इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो डिप्लॉयड स्टेट उसमें गालिब आ जाएगी। तो ज्यादातर आपको डिप्लॉयड स्टेट नजर आती है एनिमल्स के अंदर, जबकि इसके बरक्स आपने प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दो अलग अलग जनरेशन मुलाहिजा की होंगी। अच्छा, तो आखिर में अब हम जरा इसके स्केलेटन को कंपेयर कर लेते हैं। तो स्केलेटन आप देखिए कि मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स का स्केलेटन मौजूद है। अगर चाहिए तमाम एनिमल्स में मौजूद होता है लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे स्पॉन्जेस के अंदर आप देखें स्पिक्यूल, ये कुछ नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्केलेटन का रोल प्ले करें। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज फाउंड इन वर्म्स एंड एनिलिड। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है कि किसी एनिमल के अंदर जो वाटर होता है ना, उसके किसी बॉडी पार्ट के अंदर वाटर, तो वाटर की प्रेजेंस असल में उस बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। तो अगर किसी भी जगह पर वाटर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो उस वाटर को स्केलेटन तस्वर किया जाएगा, एंड सच स्केलेटन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, तो ये वर्म्स के अंदर और एनिलिड्स में आपको दिखाई देगा। फिर इसी तरह से स्केलेटन में भी एक्सोस्केलेटन इन arthropods, molluscans and in the chordates as well. Exoskeleton का मतलब है कि ऐसा skeleton which is situated outside the body wall, but in other केसेस आपको इंटरनल स्केलेटन मिलेगा, जैसे एंडोस्केलेटन कहते हैं, जैसे काइनोडर्म्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, और जो बाकी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एंडोस्केलेटन है। यहाँ पर आपने काइनोडर्म के हवाले से खास बात याद रखनी है कि काइनोडर्म्स की बॉडी से कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर प्रोजेक्टेड होते हैं जो कि इनका स्केलेटन होते हैं। तो वो जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन काइनोडर्म्स की बॉडी से बाहर प्रोजेक्टेड हैं, वो अगरचे बॉडी वॉल से बाहर प्रोजेक्टेड हैं, बट इवन दो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर आर सपोज्ड टू बी एंडोस्केलेटन बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन, क्योंकि वो मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है, इस वजह से वो एंडोस्केलेटन, उसको एक्सो नहीं कहा जाएगा। तो ये आपने काइनोडर्म्स के उन स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात याद रखनी है कि वो एंडोस्केलेटन है, वो एक्सो नहीं है, अगरचे वो बॉडी वॉल से बाहर सिचुएटेड है। और फिर देखिए एक आखिरी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं, और वो क्या है, वो है रीजनरेशन। तो एनिमल्स के अंदर आपको रीजनरेशन लोअर एनिमल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगी, और हायर एनिमल्स के अंदर आपको रीजनरेशन की कैपेसिटी थोड़ी कम दिखाई देती है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि एनिमल्स आर कैपेबल टू रीजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट। मिसाल के तौर पर स्पॉन्जेस, इनकी बॉडी को यूं 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें, बोथ हाफ्स कैन रीजनरेट अगेन। निडेरियंस में आपको रीजनरेशन नजर आती है, एनिलिड्स में किसी हद तक है। एकाइनोडर्म्स बहुत ज्यादा रीजनरेशन शो करते हैं, जैसे स्टार फिश वगैरह, उसकी बॉडी को आप इस तरह से कट करें तो उसकी बॉडी भी दोबारा रीजनरेट कर जाती है। तो आपने बच्चों ये इस तरह से रीजनरेशन की एबिलिटी जिन जिन के अंदर पाई जाती है उन एनिमल्स को याद रखना है। तो ये आपने क्लासिफिकेशन के बाद जो जनरल कैरेक्टर्स थे उनको रिव्यू कर लिया। अब आपके सामने देखिए ये एक तावीज़ पेश किया जा रहा है। इस तावीज़ को अच्छी तरह से पानी में हल करके घोल कर आप इसको पी जाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको। देखो इसमें आपके सामने जितने भी फाइल हैं उनके मेजर पॉइंट्स को यूं इकट्ठा कर दिया है। आपने बच्चों यहाँ पर ये जो जितने भी फाइल हैं ना, उनकी जो स्पीशीज की तादाद लिखी हुई है इसको नहीं याद करना, ठीक है। ये वैसे ही थोड़ा सा मिर्च मसाला डालने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो ये स्पीशीज की तादाद आपने नहीं याद करनी, ये नहीं पूछी जाएगी आपसे। अदरवाइज आप देखो कि इन फाइला के ये हर एक के कुछ कॉमन नेम्स या कुछ खास पॉइंट्स यहाँ पर हर एक फाइलम के साथ दिए हुए हैं, इनको जरूर याद रखें। इनकी हैबिटेट्स कंपेयर की हुई हैं,
इनका नर्वस सिस्टम कंपेयर किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर ये रिप्रोडक्शन। तो यूं एक कंपैरेटिव अकाउंट दिया हुआ है। आप इससे पहले जो मैंने चीजें आपको पॉइंट आउट की वहां से भी ये चीजें लर्न कर सकते हो, या फिर सिर्फ बैठकर इस चार्ट के ऊपर गौर खौज करो। तो ये चार्ट को भी रटा जा सकता है, लेकिन अगर आप वो जैसे मैंने आपको तरतीब से एक एक करके चीजें समझाई और उनको हर एक फाइलम के हवाले से आपको बताया, तो आप अगर उस बात को समझने की कोशिश करें तो ज्यादा आसानी से चीजों को हजम कर सकेंगे। अच्छा, फिर यहां पर एक और इस टेबल में से जो खास चीज आपने याद करनी है वो स्पेशल करैक्टर है हर एक फाइलम के। देखो, आपको ना हर एक फाइलम पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। आप इस टेबल में से हर एक फाइलम के ये जो कुछ खास करैक्टर्स हैं जो उस फाइलम की पहचान है, वो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए कि यहां से जो सवाल पूछे जाएंगे वो आप लाजमी कर सकेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से सवाल पूछा जाए एमडी कैट में और वो आपको ना आता हो। तो ये मेरा चैलेंज है, आपने जरूर इसको फॉलो करना है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि आपने हर एक फाइलम की ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर कवर करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इनकी एग्जाम्पल्स के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको भी थॉरोली कवर कीजिए। तो ये कुछ इन्वर्टिब्रेट के फाइला थे, उनको हमने कंपेयर किया है, और इसी तरह से फिर आगे ये मोलस्का, एकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इनको फर्दर कंपेयर किया हुआ है। तो ये दोनों टेबल्स बहुत अच्छी तरह से आपने कवर कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको इस पूरे किंगडम एनिमेलिया का एक आइडिया क्लियर हो गया है। अब आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आपको हर एक फाइलम को डिटेल से पढ़ने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये आपने पंजाब वाली बुक में भी, या फिर केपी के, या आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, या इवन आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपने ये अपनी बुक के अंदर जो शुरू के 3-4 पेजेस हैं जिसके अंदर ये जो बुनियादी टर्म्स डिस्कस की हुई हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया डिस्कस किए हुए, इनको अच्छी तरह से कवर करना है। चाहे तो आप बुक में से उसको थॉरली रीड कर लें, या ये जो मेरी लेक्चर स्लाइड्स हैं इनमें से ये चीज़ों को हासिल कर लें। तो इसके अलावा आपको ये जो 2 तावीज़ दिए हैं इनको अच्छी तरह से घोल के पी लें, तो इंशाल्लाह फिर देखिए यहाँ से आप इजीली स्कोर कर जाएंगे। जो भी सवाल पूछा जाएगा आप वो आसानी से जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर अपने अख्तिताम को पहुँचता है। तो इंशाल्लाह फिर हम जल्द ही इससे जो अगला टॉपिक है उसमें हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उन लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के हवाले से हमने डाइजेशन या न्यूट्रिशन और फिर गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट को पहले कवर करना है। तो अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का यूनिट दिया हुआ है इसमें 2021 के पीएमसी के सिलेबस के अंदर, तो उसमें से हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सिर्फ प्लांट के तमाम जो लाइफ प्रोसेसेस होंगे उनको कवर कर लेंगे, और उससे आगे फिर एनिमल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और एनिमल्स में भी फिर 1 बाय 1 तरतीब के साथ इन फंक्शंस को डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक और भी चीज़ आपसे मैं अर्ज करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ टाइम से पहले ये कंप्लीट कर दें। तो बच्चों, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह टाइम से पहले ये सारी सीरीज़ कंप्लीट कर दूँ, लेकिन जाहिर है कि ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है एक एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इस वजह से मैं ऑलरेडी माजरत ख्वाह हूँ अगर मैं थोड़ा सा लेट भी होता हूँ। तो हो सकता है कि जिन बच्चों के बिल्कुल अर्ली डेज के अंदर टेस्ट हैं तो उनके ये लेक्चर कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन देखिए मेरा टारगेट जो ओवरऑल कम्युनिटी है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो बच्चे जिनके अगले दिनों के अंदर डेट्स हैं टेस्ट की, तो उनको यकीनन बहुत फायदा होगा। और इवन जिन बच्चों की अर्ली डेट्स के अंदर टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं अर्ली डेज में, तो उनको भी शुरू के जो टॉपिक्स हैं उनके हवाले से तो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो चुका है। मैंने इसीलिए पहले देखिए फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को स्टार्ट किया था कि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ईयर चूँकि भूली भी होती है उनको, वो 1 साल पहले चूँकि उन्होंने कवर किया था, तो इस वजह से फर्स्ट ईयर का पोर्शन पहले कवर किया जाए, और सेकेंड ईयर चूँकि बच्चों ने रिसेंटली कवर किया होता है तो इस वजह से सेकेंड ईयर को हम बाद में रखते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये पहले फर्स्ट ईयर को कवर किया है। तो अभी इंशाल्लाह जैसे ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो मैं फिर इसी सीक्वेंस से सेकेंड ईयर के टॉपिक्स को टच करता हुआ जाऊंगा अकॉर्डिंग टू पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2021 सिलेबस। तो उसमें भी आप देखिएगा कि थोड़ा सा हम स्पीडी चलेंगे, उसमें जल्दी जल्दी कवर होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के टॉपिक से आप लोग ऑलरेडी बहुत हद तक फैमिलियर हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.